So, hello, my dear Dinchak Rapture Commons. कैसे हो यार? उम्मीद है कि सब होंगे मस्त बिंदास जकास। इस उम्मीद के साथ शुरू करेंगे निको भैया आज अपने ढिंचैक सी रापचेक सी क्लास। तो आज निको भैया है क्या खास लाए हैं, क्या खास लाए, क्या खास लाए हैं। तो आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही प्यारा सा चैप्टर लेके आया हूं। नाम क्या है भाई? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, यानी साझेदारी फॉर्म में पार्टनर का प्रवेश, साझेदार का प्रवेश। ये आज अपन पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 1। मगर जरा पहले हाजिरी वाजिरी भी देख ली जाए। तो आदर्श जी, प्रज्ञा जी, क्या बात है, आपने हाजिरी लगा दी, आज स्मार्ट लग रहे। अरे प्रॉब्लम हो गई है, मैंने इनसे पूछेंगे प्रेजेंटर है कि नहीं है। ओहो, अब ये एक सरदर्दी रहेगी। चलिए कोई नहीं। तो देखो भाई, कैपिटल एडजस्टमेंट हमने कल कर लिया था एक सवाल। फिर उसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, यानी कि भैया कर्मचारियों का अगर कुछ क्या बोलते चोट चाट लग जाए तो फिर उनको कंपेंसेशन में जो रुपए दिए जाते हैं उसको बचा के रखा जाता है, और उसमें क्या क्या कंडीशंस होती है वो सब हमने कल डिस्कस की थी। और अगर इन्वेस्टमेंट यानी कि आपके निवेश में कभी उतार चढ़ाव हो जाए तो आप क्या क्या करोगे वो भी हमने कल पढ़ लिया था, है कि नहीं? ये सब चीजें हमने पढ़ लिया था, है ना। कॉमियंस भी लाइक हमारे सर भी डायनामिक है, और क्या तो है ही। आप लोग डायनामिक हो तो मैं तो रहूंगा ही। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। चलिए, तो भैया जी कैपिटल एडजस्टमेंट हमने कर लिया था, एक सवाल रह गया तो उसको अपन आज करेंगे, फिर अपन चैप्टर की शुरुआत करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, तो आज अपन करेंगे क्या? तो नए साझेदार का प्रवेश और त्याग अनुपात निकालना सीखेंगे। अबाउट एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये सब हमें आज की क्लास में सीखना है, ठीक है जी। अच्छा, ध्यान रखिएगा जो हमने पिछला क्लास किया है। आदिल जी, ईपीएस के बारे में, ईएसपी क्या होता है मुझे पता नहीं है, और इसके बारे में मैं कैसे बताऊंगा, है ना। तो कल का क्लास नहीं कर पाए थे कौशिक जी, कोई बात नहीं। नॉर्मली थ्योरी तो आप कर ही चुके होंगे, और कल की क्लास नहीं की है तो एक दो चीजें जरूर आपको शायद लगे कि यार ये क्या हो रहा है, तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप सुन लेना, है ना, या फिर आप पहले उसको कर लीजिए। ईपीएस नहीं होगा क्या सर? होगा जी, आपके प्रिय आयुषी मैम जी ने बोला है कि वो कराएंगी, तो कराएंगी ही या कराएंगे दोनों में से कुछ भी ले लीजिए। सर मेरा फर्स्ट क्लास है तो वेलकम वेलकम वेलकम। जिनका भी पहला क्लास है, बस एक बात याद रखिए कि जो पुरानी क्लासेस हो चुकी हैं प्लीज उनको जरूर रिकॉर्डेड में देख लीजिए, क्योंकि हम जो सीरीज में क्लासेस कर रहे हैं उसमें पहला चैप्टर फिर दूसरा चैप्टर, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, फिर तीसरा चैप्टर आता है। तो अगर आप आज से क्लास देखना चालू करेंगे तो हो सकता है बहुत सी चीजें आपको समझ में ना आए। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी पुराने लेक्चर हो चुके हैं उसे जरूर कीजिए। बाकी वेलकम टू द जंगल। गुनगुन हैशटैग कॉमेंट्स है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कल की क्लास अगर आपने नहीं किया तो इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, एक दो पॉइंट पे इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन अगर आपने चैप्टर ही पूरा नहीं किया है तो प्लीज फिर तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो आप पहले उसको पूरा कर लो, है ना, मजा तभी आएगा। वरना आपको लगे कि यार सजा हो रही है, सजा हो रही है, सजा हो रही है, सजा नहीं हो रही है ना। चलो जी स्टार्ट करते हैं ना। मैं भी मिस कर रहा हूं कीकू को। दीन बंधु किस राह जा रहे हो? चलिए जी। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था आपको। अरुण एंड वरुण आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3। देयर बैलेंस शीट शोड 56,000 इन जर्नल रिजर्व अकाउंट। अब ध्यान समझना, ये जर्नल रिजर्व अकाउंट है। जर्नल रिजर्व अकाउंट क्या होता है भैया जी? क्रेडिट बैलेंस होता है। ध्यान रखेंगे, ये क्रेडिट बैलेंस होता है, ये आपका रिजर्व है जो कि पार्टनर को पैसा बचा के रखा हुआ है पार्टनर ने, बाद में पार्टनर को मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर एक बैलेंस है डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि भैया ये डेबिट बैलेंस है। तो एक भैया क्रेडिट बैलेंस है, एक भैया डेबिट बैलेंस है, ठीक है जी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दे नाउ डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। अच्छा, फ्यूचर में ये लोग इक्वली प्रॉफिट शेयर करेंगे इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग द जर्नल रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस। भैया क्लोज करने की जगह ये हमसे कह रहे हैं कि भाई एडजस्टमेंट एंट्री करो। अगर इन्होंने क्लोज करने को कहा होता, ध्यान से समझना, अगर इन्होंने क्लोज करने को कहा होता भैया तो हम प्रॉफिट को बांटते और लॉस को राइट ऑफ करते, है ना। तो प्रॉफिट को बांटते तो एंट्री, सॉरी जर्नल रिजर्व को हम बांटते क्योंकि वो क्रेडिट इन नेचर है, मतलब एक तरीके से पार्टनर को मिलेगा। तो जर्नल रिजर्व हम पार्टनर को देते, और डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, यानी ये पार्टनर से लेते, है ना, क्योंकि डेबिट बैलेंस है। तो एंट्री क्या होती भैया? जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। अच्छा भैया, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, इसकी एंट्री क्या होती? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस के केस में राइट ऑफ की एंट्री यही होती है, हाँ जी। मगर इन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो, राइट ऑफ या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, एडजस्टमेंट एंट्री करना है। एडजस्टमेंट मतलब गेनर और सेक्रीफाइजर वाली एंट्री। तो यहां पे आपको देखना पड़ेगा कि भैया एक बैलेंस है मेरे पास क्रेडिट बैलेंस, और एक बैलेंस है मेरे पास डेबिट बैलेंस। तो भैया जी दो बैलेंसेस है मेरे पास, तो इनका नेट करना पड़ेगा। तो भैया जी क्रेडिट का मेरे पास 56,000 है और डेबिट का मेरे पास 14,000 है। तो क्रेडिट में से डेबिट माइनस होगा तो बचा कितना? 42,000। किसका? क्रेडिट का ज्यादा बड़ा है तो क्रेडिट का बैलेंस, ठीक है जी।
तो क्रेडिट का बैलेंस। ओके, तो यानी कि मेरे पास क्रेडिट नेचर के 42,000 रुपीज रहते हैं। अब क्रेडिट नेचर के मतलब कि फायदे वाले नेचर के, तो उसकी एंट्री क्या होती है, गेनर टू सेक्रीफाइसर। डेबिट वाला यानी लॉस वाले का क्या होता है, सेक्रीफाइसर टू गेनर एंट्री होती है, एडजस्टमेंट एंट्री। तो अब यहां पर अपन क्या करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे गेनर टू सेक्रीफाइसर। अब भैया गेनर निकालना पड़ेगा, मैंने कहा हाँ जी, पर दो ही पार्टनर है तो एक का निकालो, दूसरे का वही रहेगा। तो रेशियो है 4/7 माइनस 1/2, तो 8 और 7, 8 और 7 यानी माइनस नहीं 8 और 7 यानी 1/14। तो यानी कि भैया जी अरुण जो है वो सेक्रीफाइजर है, अरुण क्या है, सेक्रीफाइजर है। और ये क्रेडिट इन नेचर है, तो क्रेडिट इन नेचर का मतलब होता है सेक्रीफाइजर क्रेडिट और गेनर डेबिट, है ना। डेबिट इन नेचर यानी लॉस की कंडीशन में सेक्रीफाइजर डेबिट होता है, गेनर क्रेडिट होता है। तो भैया जी यहां पर क्या होगा, गेनर डेबिट सेक्रीफाइजर क्रेडिट। तो ये तो सेक्रीफाइजर है, तो अरुण कहां जाएगा, क्रेडिट साइड पे। तो गेनर कौन हुआ भैया, दो ही पार्टनर, तो वरुण गेनर हुआ, है ना। तो वरुण कहां जाएगा, डेबिट साइड पर कितने रुपए से, तो 1/14 है, तो 1/14 यानी कि इसको 1/14 से काट दो 42,000 को, तो इसको इससे काट दिया तो कितना हो गया हमारा 3000, तो यानी 3000 की एंट्री होगी। तो देखिए अरुण हमारा क्रेडिट साइड पर होना चाहिए, तो डेबिट है रॉन्ग है, क्रेडिट है 5000 गलत है, क्रेडिट है 3000 रुपए। तो अरुण क्रेडिट और वरुण डेबिट। हाँ जी, किसी ने डी आंसर निकाला था क्या, डी आंसर एपी ने बता दिया, क्या बात है, ठीक है। तो एपी जी का ही आंसर दिख रहा है, बाकी का तो नहीं दिख रहा है। अच्छा, प्रियांशु जी भी दिख गया, श्वेता दिख गया, स्नेहा दिख गया, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास कल का क्वेश्चन था जो कि मैं नहीं कराया था क्योंकि आपको एक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया था, तो मैंने अब कल कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, तो अब करेंगे जी, अब करेंगे जी सवाल, अब करेंगे। चलो भैया जी, तो अब कर लो सवाल फिर। तो देखिए हमारे पास ABCD करके 4 पार्टनर्स है, रेशियो है 3:2 3:2, ठीक है जी। तो ये रेशियो हो गया हमारा। हमारे पास कैपिटल दे दिया गया है, सन्ड्री क्रेडिटर दे दिया, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हमें रिजर्व में 25,000 रुपए दे दिए हैं। हमने कहा अच्छा जी, हमें फिक्स एसेट्स दे दिया, करंट एसेट्स दे दिया, टोटल हमें दे दिया, ठीक है जी। अगला अब कह रहे हैं फ्रॉम दी अबव डेट, ऊपर की डेट को देखते हुए पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में चल के ये 4-3-2-1 में रेशियो बांटेंगे। पहले 3-2-3-2 था, अब 4-3-2-1 हो गया। हमने कहा अच्छा जी ठीक है। नाउ फॉर दिस पर्पस गुडविल जो है वो 2,70,000 है। गुडविल कितनी है भैया, 2,70,000 है। तो गुडविल वैल्यूड लिखी हुई है, ध्यान से देखना क्या है, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड। तो इसमें एंट्री क्या होती है, गेनर टू सेक्रीफाइजर एंट्री होती है, तो इसकी भैया गेनर टू सेक्रीफाइजर एंट्री करनी पड़ेगी। मैंने कहा बिल्कुल सही, सही पकड़े हैं, अच्छा जी आगे बढ़ो। नाउ द क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हैज बीन एस्टिमेटेड 30,000। कह रहे हैं कि भैया क्लेम जो है ना वो 30,000 का हुआ। मैंने कहा है वर्कमैन कंपेंसेशन में 30,000 का क्लेम हुआ, अच्छा। अब हम पीछे आए तो हमने देखा कि रिजर्व में 25,000 रुपए थे। तो कल की बात याद करो कि अगर रिजर्व में जितने पैसे हैं तो क्लेम पहले उससे एडजस्ट होगा, है ना, पहले उससे एडजस्ट होगा। तो यानी कि भैया जी आपके पास अगर 30,000 का क्लेम आया तो इसमें से पहले तो आप 25,000 रुपए से इसको एडजस्ट कर दोगे। अब बच गया 5,000, ये अभी भी बचा हुआ है, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ले जाना पड़ेगा। ये आपका कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। और क्योंकि आपके लिए घाटे की बात है, आपको नुकसान होगा, है ना, क्योंकि लायबिलिटी ज्यादा हो रही है ना, रिजर्व से ज्यादा लायबिलिटी हो रही है, तो यानी कि आपके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहा जाएगा, डेबिट साइड पर जाएगा। कल के कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा हुआ था, तो जिन्होंने कल की क्लास नहीं ली उनको दिक्कत आएगी, तो मैंने आपको समझा दिया, है ना, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये कह रहे हैं कि फिक्स एसेट्स को डेप्रिशिएट करो बाय ₹25,000। फिक्स एसेट्स को डेप्रिशिएट यानी घटाना है ना, मूल्यह्रास कहते हैं, ठीक है जी। 25,000 रुपए कम करने हैं, तो 25,000 रुपए कम करने यानी ये भी मेरे लिए घाटे की बात हो गई, तो ये भी रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड, ये भी रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड चला जाएगा। हाँ जी भैया जी बिल्कुल डेबिट साइड चला जाएगा। चलिए जी, फिर एडजस्ट द कैपिटल ऑफ पार्टनर अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। तो कल हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें था बाय ओपनिंग कैश, है ना, तो कैश आ रहा था, कैश जा रहा था, मतलब बाय ब्रिंगिंग और विड्रॉइंग। यहां पर भैया जी अब उन्होंने कहा कि जो डिफरेंस आएगा उसको करंट अकाउंट रखो, ठीक है जी। तो यही दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट में, यानी पूंजी समायोजन खाता जब आप बनाते हो, मतलब पूंजी का समायोजन जब करते हो, तो दो प्रकार के एडजस्टमेंट होते हैं, या तो जो ज्यादा और कम है उसको कैश के साथ ट्रीट करो या करंट अकाउंट के साथ ट्रीट करो। अगर क्वेश्चन कैश कहेगा तो कैश, अगर क्वेश्चन करंट अकाउंट कहेगा तो करंट अकाउंट, और अगर क्वेश्चन कुछ ना कहे तो फिर कैश, ठीक है जी।
पर क्वेश्चन में करंट अकाउंट का है तो हम इसमें ट्रीट करेंगे। अब ये कह रहे हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लो और बैलेंस शीट भी बना लो। हमने कहा ठीक है जी बना देंगे। तो स्टार्ट करते हैं भैया जी, स्टार्ट करते हैं ना। अरे इसका हिंदी वर्जन तो आया ही नहीं। अरे यार अभी हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे हिंदी वर्जन कहाँ रही है। देखो प्लीज आई एम रियली सॉरी, अगर हिंदी वाले बच्चे प्लीज बुरा नहीं मानना, मिस हो गया गलती से। ये होमवर्क का सवाल था, हिंदी में था इसका, है ना, भूल गया हूं मैं। तो ये कैपिटल है, ये सन्ड्री क्रेडिटर लेनदार है, ये वर्कमैन यानी क्या बोलते हैं, वर्कमैन यानी एम्प्लॉय को हम कर्मचारी कहते हैं, वर्कमैन को हम मजदूर कहते हैं। तो मजदूर का जो भी कंपेंसेशन है उसका रिजर्व है ये, ठीक है जी। ये फिक्स्ड एसेट्स यानी कि अचल संपत्ति है, करंट एसेट्स यानी चालू संपत्ति है, ठीक है, हिंदी में मैंने आपको बता दिया। ये पार्टनर्स है, ये रेशियो है। फिर यहाँ पर वर्कमैन के क्लेम आ रहा है, तो ये तो क्लेम है अगेंस्ट मजदूर कंपेंसेशन के। फिर फिक्स्ड एसेट्स डेप्रिशिएट हो रहा है यानी मूल्यह्रास हो रहा है, ठीक है जी। और कैपिटल को एडजस्ट करना है, ओपनिंग करंट अकाउंट, ओपनिंग करंट अकाउंट यानी कि चालू खाता, पर पूंजी का चालू खाता, ठीक है जी। तो चालू खाता कहते हैं अपन उसको, है ना। तो ये है, तो मैंने हिंदी में आपको रिपीट कर दिया, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, है ना। गलती से मिस हो गया, ठीक है जी, तो सॉरी। मैंने हिंदी में शब्द बता दिए जो जो इंपॉर्टेंट है। बाकी ये रेशियो है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। 3-2-3-2 पुराना रेशियो है, 4-3-2-1 नया रेशियो है, ठीक है। भाई प्रेजेंटर नहीं होगा क्या अपने पास, देखना मिल जाए तो यार। चलिए अब स्टार्ट करते हैं ना। हाँ जी, तो देखो सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी पुनः मूल्यांकन खाता, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनः मूल्यांकन खाता। हालांकि ये भी एक पेज पे हो जाएगा, तो इसको बिना अपन एक पेज पे रख लेते हैं, इधर कर लेते हैं। चलिए तो पुनः मूल्यांकन खाता बना लेते हैं। अब इसमें क्या है, एक ही प्रॉब्लम है कि पूरा का पूरा जो है वो हमारे लिए लॉस ही है, इसमें प्रॉफिट का कुछ हुआ ही नहीं। क्यों प्रॉफिट का कुछ क्यों नहीं हुआ भैया, क्योंकि प्रॉफिट का कुछ था ही नहीं, दोनों ही लॉस थे। तो ये हमारा डेबिट साइड आ जाता है, ये हमारा क्रेडिट साइड आ जाता है। ये अमाउंट है, ये पर्टिकुलर है, फिर ये अमाउंट है, फिर ये पर्टिकुलर है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, तो सबसे पहले यहां पर आएगा टू क्लेम ऑन WCR। अब क्लेम जो था वो 30,000 का था, लेकिन 25,000 तो रिजर्व से एडजस्ट हो गए, तो सिर्फ 5,000 आएगा, सिर्फ 5,000। तो यहां पर क्लेम ऑन WCR आ जाएगा 5,000। फिर टू डेप्रिशिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, अचल संपत्ति है ना जो मूव नहीं करती, तो डेप्रिशिएशन आएगा हमारा कितना था, उसने खुद कहा था कि 25,000 रुपए। बाय का मतलब होता है 25,000 रुपए से करना है, तो 25,000 रुपए आ गया यहां पर भैया जी। तो यानी कि भैया जी जो हमारा टोटल था वो आ गया हमारे पास 30,000 का नुकसान, और तो हमें कुछ दिया नहीं था। ध्यान रखिएगा इसमें हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, इसलिए नॉर्मल क्वेश्चन है ना, और कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, ठीक है। चलिए तो अब यहां पर आ गई बात, अब यहां पर हमारे पास लॉस हो गया, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास कितने पार्टनर है, तो 4 पार्टनर है भैया। नाम क्या है, ABCD, तो ये आ जाएगा ABCD। अब इनका रेशियो क्या है भैया जी, तो रिवैल्यूएशन पे जो लॉस होता है या प्रॉफिट होता है वो पुराने रेशियो में बढ़ता है, तो 3-2-3-2, तो 3 और 2 5, 3 8 और 2 10, है ना। तो 30,000 को 10 से डिवाइड करके तो 3,000, अब इंटू कर दो तो 9,000, 6,000, 9,000 और 6,000। ये कैसे आया भैया जी, तो 3-2-3-2 में बांटा, मोहन जी ने निकाल दिया, वेरी गुड सर। यूपी बोर्ड में, हाँ जी यूपी बोर्ड में भी यही सब। देखो सिलेबस लगभग सबका सेम है, बस एक एनपीओ किसी बोर्ड में है, किसी में नहीं है ना, बाकी तो सिलेबस सब सेम ही है। और यूपी बोर्ड में थोड़े से सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा आते हैं देन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। बिहार बोर्ड में थ्योरेटिकल और एमसीक्यूज काफी आते हैं, बस इतना ही अंतर है, ठीक है। तो 9 और 6 15, 9 और 6 15, तो यानी 15-15 30,000, तो ये आ गया हमारे पास 30,000।
तो ये भैया हो गया हमारा लॉस, है ना, तो ये हो गया लॉस, तो लॉस को भी याद रखना। फिर यहाँ पर हमारे ये भी हो जाएगा 30,000 रुपया, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा खत्म। अब बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बना देंगे अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। चलिए तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं हम। हाँ जी, अब यहाँ पे 4 पार्टनर है, बस थोड़ी सी ये गड़बड़ हो जाएगी, एक पार्टनर कम कर लेते तो सही रहेगा। 1 2 3 4, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। 1 2 4, बिल्कुल ठीक है, 4 पार्टनर आ गए, सही है, आ गए। ठीक है जी, 4 पार्टनर हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ आ गए, ठीक है। तो अब इसको लिख लीजिए भैया जी। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है डेबिट, पर्टिकुलर A B C D, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर यहां पर आ जाएगा पर्टिकुलर्स, ये डेबिट साइड था, ये क्रेडिट साइड है, ठीक है। फिर यहां पे 4 पार्टनर A B C D। अब क्या करना है भैया जी, वेरी गुड वेरी गुड, जिन जिन लोगों ने आंसर निकाला वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, अब क्या करना है भैया जी, तो अब हमें भैया जी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो पहले तो कैपिटल ले लेंगे चारों की, कितना है, 2 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख 10, ठीक है। तो बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, पहले का है 2 लाख, दूसरे का है 2.5 लाख, तीसरे का भी है 2.5 लाख, फिर है भैया जी 3,10,000, ठीक है जी। अब देखते हैं यहां पर, अब यहां पर भैया क्रेडिटर का तो कुछ नहीं करेंगे, रिजर्व, पिछली क्लास में आपको याद होगा रिजर्व को अपन ने बांट दिया था, है ना, पार्टनर्स में बांट दिया था। बट क्योंकि अब ये रिजर्व क्या हो गया, ये 25,000 का रिजर्व जो है वो क्लेम में एडजस्ट हो गया, वर्कमैन के क्लेम में एडजस्ट हो गया। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्या, नहीं, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ठीक है जी। यहां और कुछ है नहीं, तो सब कुछ खत्म। लेकिन भैया जी यहां पर अब मुझे याद आया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में भैया लॉस था, तो यहां पर लॉस तो आएगा। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो लॉस है, तो वो लॉस आ जाएगा 9,000, 6,000, 9,000, 6,000। तो ये तो सारा मेरा बन गया। लेकिन भैया अब एक और चीज बची, मैंने कहा कौन सी एक और चीज, तो देखो भैया हमको इस क्वेश्चन में गुडविल वैल्यूड दिया हुआ है 2,70,000, हाँ जी 2,70,000 दिया हुआ है। तो भैया इसका गेनर और सेक्रीफाइजर का भी तो आएगा एडजस्टमेंट, मैंने कहा अरे हाँ बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही, गेनर और सेक्रीफाइजर का भी एडजस्टमेंट आएगा, तो वो भी निकालेंगे। तो वर्किंग नोट में यहां बना दे रहा हूं, ठीक है जी, यहां पे बना दे रहा हूं तो आपको याद रहेगा, वर्किंग नोट। तो सबसे पहले तो भैया सुनो, गेनर और सेक्रीफाइजर निकालो। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है निकालते हैं। तो A B C D, ठीक है जी, तो A B C D। अब भैया जी उनका रेशियो क्या था, 3/10, 2/10, 3/10, 2/10, ये इनका रेशियो था, हाँ जी। फिर माइनस नया कितना है, 4 3 2 1, तो 4/10, 3/10, 2/10, 1/10। तो अगर मैं निकालूं तो 10 और 10 एलसीएम तो बिल्कुल ठीक है 10। अब 3 में से 4 तो माइनस होगा नहीं, तो -1। फिर 2 में से 3 भी नहीं माइनस होगा, तो -1। अब यहां अगर आप देखोगे तो ये 3 में से 2 तो ये पॉजिटिव है, तो 1/10, और 2 में से 1 तो ये भी 1/10। तो इसका मतलब भैया जी ये दोनों जो हैं ये गेनर हो गए, ये दोनों जो हैं ये क्या हो गए भैया, गेनर हो गए। और ये दोनों जो हैं ये दोनों कौन हो गए भैया, सेक्रीफाइजर हो गए। अब गुडविल के केस में एंट्री क्या होती है, गेनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजर, यही तो एंट्री होती है, हाँ जी। तो यानी कि हमारी एंट्री हो जाएगी
A's capital, B's capital, to C's capital, to D's capital। ठीक है जी, तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी। तो ये दोनों तो भैया जी हो जाएंगे डेबिट, क्योंकि गेनर कहाँ जाता है, डेबिट साइड पर। अमाउंट कितना आएगा, तो भैया 1/10 है, तो 2,70,000 का 1/10 करो 27,000। तो भैया ए के में जाएंगे 27,000, बी के में जाएंगे 27,000, फिर ये लोग भी 1/10 है, तो ये भी 27,000 और ये भी 27,000। तो भैया जी 27, 27, 27, 27, क्योंकि 1/10, 1/10, 1/10 है। क्लियर है मोहन जी, वेरी गुड। भैया सुनो, अभी नहीं, अभी क्वेश्चन कर लेते हैं फिर सुनेंगे, ठीक है। मानसी जी थोड़ी देर में, रम्या जी ने निकाल दिया, जयश्री जी ने निकाल दिया। प्लीज आप लोग आंसर देते रहो तो मजा आएगा यार, आंसर तो मजा आता रहेगा, है ना। प्रियांशु ने निकाल दिया, भाई मेरे साथ दार्जिलिंग कौन कौन चलेगा। अच्छा कौशिक जी क्या चल रहा है ये, सूरज, सगुफ्ता, तृप्ति, ओके हो गया सर, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो इसमें ना एक पेज है ना, इसमें एक पेज है। क्या, मुझे एक बात बताओ, ए 27,000 है, लेकिन ए डेबिट का मतलब है कि गेनर है, तो वो 27,000 रुपए देगा, पर किसको देगा, सी को देगा, डी को देगा। ए ने गेन तो किया 27,000 रुपए, ओके बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो 27,000 रुपए ये ए देगा किसको। तो ध्यान रखना, बड़ा अच्छा पॉइंट है इसके अंदर कि बच्चे कह देते हैं कई बार, तो भैया ए दे देगा सी को, बी दे देगा डी को। मैंने कहा ये कहां लिखा हुआ है, कहीं क्वेश्चन में लिखा है कि ए किसको कितना रुपया देगा, नहीं पता, है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि जो सेक्रीफाइजर होता है वो जो गेनर होता है वो सेक्रीफाइजर को देगा उनके रेशो में। तो यानी कि अगर इसके 27,000 रुपए आ रहे हैं तो वो दोनों को 1/10 1/10 यानी बराबर देगा। तो एक्चुअली में 27,000 है, लेकिन इसमें ए जो है वो सी को देगा 13,500। ये कैसे आया, अरे आधा इक्वल देगा, 27,000 का इक्वल कितना होता है, आधा, है ना। ऐसे ही डी को भी देगा 13,500, सेम यही ये भी करेगा, सी को देगा 13,500 और डी को देगा 13,500। तो इस तरीके से इनका आएगा। तो ये बड़ा पेच वाला सवाल होता है, ऐसा सवाल ना है तो अच्छा है, वरना बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है जी। तो ये बात आप ध्यान रखना कि ए दे रहा है 27,000 रुपए, कैसे पता, क्योंकि भैया 1/10 का गेन है, तो 2,70,000 में 1/10 27,000 आया। पर ए जो 27,000 रुपए देगा वो किसको देगा, सी को कि डी को, क्वेश्चन ने तो बताया नहीं है कि किसको देगा। तो हम मानेंगे कि दोनों को देगा। अब दोनों को कैसे देगा, तो उनके रेशियो में। तो 1/10 1/10 यानी 1:1 इक्वल हो गया। तो इक्वल बांटे हुए तो आधा, है ना, आधा आधा दे देगा भैया जी, तो बस आधा आधा दे दिया, ठीक है जी। तो ये हो गया पॉइंट। तो अब अपन यहां पर आएंगे और हमको ये भी एंट्री करनी है। तो मैंने कल सिखाया था आपको कि इसमें कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं, उनको टू और बाय समझ में नहीं आता कि भैया टू पे कौन है, बाय पे कौन है। तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, लॉजिक लगाना है। ये कहां लिखा हुआ है, टू, तो 2C 2D। तो कैपिटल अकाउंट में या किसी भी लेजर अकाउंट में टू साइड कौन सा होता है, ये होता है। तो ये रहा 2C 2D। अब ये खुद अपने दिमाग, अपने मुंह में मियां मिट्ठू नहीं होते, यानी ये खुद अपने अकाउंट में पैसे नहीं डाल सकते। तो इनके में कौन डालेगा, ए और बी डालेंगे। तो सी को ए कितना देगा भैया 13,500, बी कितना देगा भैया 13,500। ऐसे ही डी को ए कितना देगा 13,500, बी कितना देगा 13,500। भैया ये कैसे निकाला, ये देखो, ए सी को देगा 13,500 और बी भी सी को देगा 13,500। ए डी को देगा 13,500 और बी भी डी को देगा 13,500। 13,500 13,500 27,000, बस हो गया काम। तो अगर आप देखोगे तो ए ने 13,500 सी को दिए और डी को दिए, टोटल कितना दिए 27,000। अब ये टू वाली साइड होती है, इसको बाय वाली साइड कहते हैं। जो डेबिट होता है ना वो लेजर में क्रेडिट साइड पे जाता है, ये बाय वाली साइड होती है। तो यहां पर आएगा बाय एज कैपिटल बाय बीज कैपिटल, ये आ गया भैया जी। अब क्या करें भैया जी, तो ये लोग अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं होते, तो ये अपने को तो नहीं देंगे, किसको देंगे, सी और डी को। तो सी को 13,500, डी को 13,500। फिर बी के केस में भी सी को 13,500 और डी को 13,500। तो भैया यहां तक का काम तो हमारा बन गया। अब कोई एडजस्टमेंट हमारे पास बचा नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके दिमाग के चक्षु को खोलने के लिए है,
मोस्टली चांसेस है कि बिहार बोर्ड में शायद ये ना आए, लेकिन अगर आ जाए तो आपको बनना चाहिए, और मेन काम है इससे आपका दिमाग के चक्षु खोलना। ठीक है जी, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए जी, अब आप क्या करोगे, अब देखो इसमें इन्होंने बोला है कि कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है, ध्यान से समझना। इसमें इन्होंने क्या बोला है, एडजस्ट दी कैपिटल्स, कैपिटल को आपको एडजस्ट करना है। अब कल की जो क्लास थी जब हमने उसमें एडजस्टमेंट किया था, तो उसमें उसने बता रखा था कि सुनो नए कैपिटल को 60,000 रुपए रखना। तो हमने क्या किया था, 60,000 को 3:2 में बांट दिया था, और 60,000 को 3:2 में बांटकर यहां बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड में उसको लिख दिया था। यही किया था हमने कल। अब आज कह रहा है कैपिटल एडजस्ट तो करो, लेकिन टोटल कैपिटल कितनी है नहीं बता रहा। हमने कहा रे यार टोटल कैपिटल नहीं बता रहा, अब क्या किया जाए, एडजस्ट तो करना है कैपिटल को। तो ऐसे में क्या होता है कि जो हमारी पुरानी पद्धति थी, हम इन सब का टोटल करेंगे, इन सब से माइनस करके देखेंगे कि बैलेंस कितना आ रहा है, पर यहां लिखेंगे नहीं, लिखेंगे अलग से। तो आइए इसको समझाता हूं मैं। जैसे अगर मैं यहां देखूं तो इसका कितना आ रहा है टोटल, 2 लाख रुपए, तो यहां लिखो इसका 2 लाख। अंदर अभी मत लिखो क्योंकि अभी हमें नहीं पता कौन बड़ा कौन छोटा होगा। इसका टोटल कितना आ रहा है भैया जी, 2.5 लाख। इसका टोटल कितना आ रहा है भैया जी, तो 277। ठीक है जी, इसका टोटल कितना आ रहा है, तो 3,37,000। देखो अगर मैं ये क्वेश्चन ना भी कराऊं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, पर मैं टफ क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं ताकि आपके दिमाग के चक्षु खुले। तो प्लीज इस बात की आप रिस्पेक्ट करना, वरना ये क्वेश्चन आने के चांसेस ना के बराबर है। मैं नहीं भी कराऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। तो प्लीज ये मत सोचना कि टफ क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं, ऐसा क्यों वैसा क्यों, क्योंकि आप 12वीं के बाद भी जीवन जीने वाले हो, 12वीं के बाद भी आपको पढ़ाई करनी है, तो इसलिए ये सब आपके लिए जरूरी है। ठीक है, अब ये हो गया क्रेडिट का टोटल, ये क्या हो गया, क्रेडिट का टोटल। ठीक है जी, 2 लाख, 2.5 लाख, इसको जोड़ लिया तो 277, और इसको जोड़ लिया तो 337। हाँ ठीक है, अब आप इसकी टोटलिंग यहां पे लिख दो। अब जो डेबिट साइड की टोटलिंग है वो भी लिख दो। कितनी आ रही है भैया जी, 9,000 और 27, तो 36,000। कल हमने एक अलग प्रकार का कैपिटल एडजस्टमेंट सीखा था, आज हम दूसरे टाइप का सीख रहे हैं ना, तो ये दोनों जरूरी हैं। अच्छा, अगर आप में से कोई सीयूटी जाएगा तो उसको तो ये करना जरूरी ही जरूरी है, क्योंकि ये तो आएगा आपको सीयूटी में ये टॉपिक। फिर ये इसका 9,000 और इसका 6,000, तो इसका 9,000 और इसका 6,000। तो भैया जी मेरे पास क्रेडिट का टोटल आ गया, डेबिट का टोटल आ गया, तो अब मैं बैलेंस निकाल सकता हूं। बैलेंस कितना आ रहा है, तो इसको माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1,64,000। फिर ये हो जाएगा भैया 2,17,000। फिर ये हो जाएगा भैया 2,68,000 ही हो रहा है ना, प्लीज आप लोग कैलकुलेट करते रहना भाई, गड़बड़ ना हो जाए। 3,31,000। ठीक है, तो ये मेरे पास टोटलिंग आ गई नेट क्रेडिट। ठीक है जी, ठीक है जी, नेट क्रेडिट ये मेरे पास टोटलिंग आ गई। अब क्या होता है कि जब हम इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपसे कह रहा है कैपिटल तो एडजस्ट करो, लेकिन टोटल कैपिटल नहीं बता रहा, तो किसको नए रेशो में बांटे, ये हमारे पास एक सवाल है, हमें पता ही नहीं है किसको बांटे। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जब ऐसा ना बताया हो तो डेबिट का क्रेडिट का टोटल, डेबिट का टोटल माइनस करके जो टोटल आएगा यही मेरा टोटल कैपिटल कहलाएगा, और इसी को अब नए रेशो में बांटना है, बाकी सब काम सेम। ठीक है जी, तो एक और स्टेप बढ़ गया, क्या कि मुझे इस बार टोटल कैपिटल भी खुद निकालना पड़ा। तो मैंने प्लस किया, माइनस का आइटम लिया, जो भी नेट आया वो कर दिया। अब इसको टोटल कर दूंगा तो टोटल कैपिटल आ जाएगी। तो अब आप इसको टोटल कर दो। और वैसे तो यार देखो मैं आप लोगों को अलाउ नहीं करता कैलकुलेटर, पर क्योंकि थोड़ा टॉपिक बढ़ जाएगा इसलिए अपन इसको कर लेते हैं ना, तो कैलकुलेटर से कर लेते हैं ताकि जल्दी हो जाए। वरना कैलकुलेटर प्लीज कभी यूज मत करना, कभी भी नहीं। जब तक आपके बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता तब तक आप भी कैलकुलेटर यूज ना करें। 164 प्लस 217,123 प्लस 268,123 प्लस 331,123 तो 9,80,000 है ना। तो इसका टोटल हो गया, टोटल कैपिटल 9,80,000।
80,000। अब बाकी काम जो हमने कल किया था वैसे ही करना है। अब टोटल कैपिटल मेरे पास 9,80,000 आ गई, हाँ जी आ गई। इसको नए रेशो में बांट दो, तो अब 9,80,000 को आप क्या करोगे, नए रेशो में बांट दोगे। तो इंटू 4:3:2:1 अपॉन 10, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इक्वल्स टू, अब मल्टीप्लाई कर दो। अब वो हमारा क्या हो जाएगा, टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, ये जो आएगा अभी हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू इंटू 4 इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 392, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 294, ये तो डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 196, और ये हो जाएगा 98,000, ठीक है जी। तो ये तो भैया जी हमारे पास आ गया, लेकिन अब इसमें एक पेज बन जाएगा। क्या पेज बन जाएगा भैया जी, क्या पेज बन जाएगा, ठीक है जी, क्या पेज बन जाएगा कि भैया आपको अब टोटलिंग करनी होगी, और जिस साइड की टोटलिंग बड़ी होगी दोनों तरफ वही टोटलिंग जाएगी। हाँ जी भैया जी, वही टोटलिंग जाएगी, ठीक है। तो दोनों तरफ क्या होगा, वही टोटलिंग जाएगी। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 3,92,000 इससे ज्यादा है, तो यानी ये वाली टोटलिंग बड़ी है। यहाँ पे 2,94,000 यानी कि ये वाली से ज्यादा ही है। यहाँ पे 1,96,000 यानी यहाँ पे ये वाली दोनों की टोटलिंग ज्यादा है, और यहाँ पर इन दोनों की टोटलिंग ज्यादा है। तो भैया जिसकी जितनी टोटलिंग है वो लेते चलो। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 392 प्लस 36 तो जाएगा 418, 6 तो 8 3 12, तो 428 है ना, 428 हो गया। फिर उस साइड पे इस तरफ पे टोटलिंग हो जाएगी 33, तो 3 और ये तो 3,27,000, ठीक है जी। तो इस साइड पे टोटलिंग हो गई 3,27,000, ठीक है जी। तो जो साइड की टोटलिंग ज्यादा बड़ी होती है वही दोनों साइड होती है, तो 4,28,000 और 3,27,000, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर इस साइड की टोटलिंग ज्यादा है तो बैलेंस इस तरफ आएगा, तो आप यहां पे लिख दोगे बाय। अब कल हमने सीखा था कैश अकाउंट लिखना, कल हमने सीखा था कैश अकाउंट लिखना, लेकिन आज क्वेश्चन ने हमसे कहा कि जो डिफरेंस आएगा उसको करंट अकाउंट बोलेंगे। तो अगर करंट अकाउंट बोलते हैं तो यहां लिखा जाता है बाय करंट अकाउंट, बाय करंट अकाउंट, तो यहां पे आ जाएगा करंट अकाउंट। अब किसका करंट अकाउंट, तो भैया ए का है तो ए का, बी का है तो बी का। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2,28,000, और ये कितना हो जाएगा 77,000, ठीक है जी, ओके। अब बारी आती है सी और डी की। तो अगर आप ध्यान देंगे तो सी और डी के केस में इस साइड वाली टोटलिंग ज्यादा है, इस साइड वाली कम है। अगर आप नोटिस कर लो तो आपको दिख जाएगा। तो यानी कि अब यहां पे आप लिखोगे तो ये हो जाएगा 277, और ये हो जाएगा 337। अब ये चीज यहां पे लिखनी पड़ेगी क्योंकि जो साइड बड़ी होती है वही साइड दोनों साइड जाता है, और 337। अब आप इसमें से माइनस कर दोगे तो 2 करेंट अकाउंट। अब यहां पर इस केस में ये था बैलेंसिंग फिगर, इस केस में ये है बैलेंसिंग फिगर। तो यहां पर तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों तो इस साइड के बड़े हैं, है ना, तो इनके में यहां कुछ नहीं था, परंतु यहां पर दोनों के टोटलिंग में डिफरेंस आ जाएगा। तो अब देखो कितना आ जाता है, तो 96 और ये, तो ये हो जाएगा मेरे हिसाब से शायद कितना था इसका टोटलिंग, 9 4 तो 205, तो 72,000। और फिर इस साइड पे टोटलिंग कितनी हो जाएगी 6 और ये 98, तो 98 में 2 जोड़ दो तो 1 लाख, तो 1 लाख खत्म हो गए, हाँ जी 1 लाख खत्म हो गए, तो 2,37,000 बचे। 2,37,000 में 4 और माइनस कर दो तो 2,33,000, तो 2,33,000 इसका टोटल आ रहा होगा। बस सिंपल है, ठीक है जी। तो ये आ गया मेरे पास। अब ध्यान से समझना, कल की क्लास में अगर आप लोगों ने नहीं किया था तो प्लीज यहाँ पे ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, है ना। ये जो करंट अकाउंट था जो कल हमने, अगर जिसने कल की क्लास की उसको याद होगा कि भैया ये वाला जो बैलेंसिंग ये कैश अकाउंट में प्लस होता था, तो एक्चुअली ये जो करंट अकाउंट है जो क्रेडिट साइड पे आ रहा है ये कमी की ओर इशारा कर रहा है।
कि सी और डी अपना बैलेंस इतना रखना चाहते हैं, तो उनके में तो इधर आ रहा है क्योंकि उनका बैलेंस ऑलरेडी ज्यादा है, लेकिन ए और बी अपना बैलेंस 3,92,000 और 2,94,000 यानी कि 392 और 294 रखना चाहते हैं। मगर अगर वो इतना बैलेंस रखना चाहते हैं तो उनको ये पैसे लेकर आने पड़ेंगे। ये वाली साइड क्या थी, याद है कल मैंने बताया था, डेफिशिएंसी बोलो या ब्रिंग बोलो, ठीक है जी। तो अगर करंट अकाउंट कभी भी इस तरफ पर होता है तो बाय करंट अकाउंट मतलब क्या है, करंट अकाउंट डेबिट, बाय करंट अकाउंट यानी कि करंट अकाउंट क्या है भैया जी, डेबिट है। और डेबिट साइड पर क्या आते हैं, या तो एसेट्स या तो एक्सपेंस। तो करंट अकाउंट एक्सपेंस तो है नहीं, तो ये करंट अकाउंट क्या कहलाएगा, एसेट कहलाएगा। तो यानी कि ये कहां जाएगा, ये जाएगा एसेट साइड पर। अगर यहां पर कैश होता तो ये कैश में प्लस होता। ऐसे ही ये जो करंट अकाउंट है, ये करंट अकाउंट कहां जाएगा भैया जी, तो ये करंट अकाउंट आपके लिए सरप्लस है यानी एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा है तो ये पैसा निकाल सकते हैं, अभी निकाला नहीं है, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी साइड जाता है, ठीक है जी। आप वैसे भी याद रख सकते हो कि ये जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड है ये बैलेंस शीट में कहां जाता है, लायबिलिटी साइड। तो ये वाला करंट अकाउंट भी कहां जाएगा, लायबिलिटी साइड, और ये वाला करंट अकाउंट कहां जाएगा, एसेट साइड। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है जी। डेफिशिएंसी बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। प्लीज ध्यान रखिए, जिन भी बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है या उनको लग रहा है कि अरे यार ये तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, तो भाई आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, परंतु इसको जरूर समझिए क्योंकि ये आपकी समझदारी को ओपन करेगा। जरूरी नहीं कि अगर आप चौथी क्लास के बच्चे हो तो फिफ्थ क्लास का क्वेश्चन आप कर नहीं सकते, या फिर जो सिचुएशन आपके सामने आज नहीं है वो कल नहीं आएगी। हमेशा ध्यान रखना, आपको जीवन में अगर कुछ बड़ा करना है तो जाहिर सी बात है जो लोग काम नहीं कर रहे वो काम आप करोगे तभी कुछ बड़ा होगा। तो इसीलिए ये क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं। मेरा इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, मेरे लिए तो घाटा ही है कि बच्चा कहेगा पता नहीं सर ने क्या क्लास कराई थी, कुछ समझ में ही नहीं आया, तो मैं तो हटा दूं ऐसे सवाल। लेकिन इसलिए कराए जा रहे हैं ताकि आपका बेनिफिट हो। तो प्लीज इस बात को समझे, एक बार नहीं समझ में आ रहा दोबारा देख लें, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप छोड़ भी सकते हो क्योंकि बिहार बोर्ड में ये सवाल नहीं ही आएगा। ये आपकी समझदारी के लिए है, और अगर आप सीए में जाओ या सीवीटी में जाओगे तो वहां पर ये आपको जरूर मिलेगा, ठीक है, या इस टाइप का कॉन्सेप्ट जरूर मिलेगा, डेफिशिएंसी, एसेट, सरप्लस, ठीक है जी। तो इसलिए ये जरूरी है ना। बाकी फिर आपकी इच्छा ही है, तो इसलिए इरिटेट मत होना, बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो कोई बात नहीं। क्योंकि क्या होगा ना कि देखो, अगर आप इरिटेट होगे और मेरे हार्ड एफर्ट्स की वैल्यू मुझे नहीं मिली तो फिर मैं नहीं कराऊंगा। पर इसमें फिर क्या होगा, उन बच्चों के लिए नुकसान हो जाएगा जो आगे चल के कुछ अच्छा करना चाहते हैं, है ना। क्योंकि नुकसान तो ऐसे उनका नहीं होगा, वो बाद में भी पढ़ ही सकते हैं क्योंकि आगे ये टीचर उनको पढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप पहले से पढ़ के जाओगे तो आपके लिए बेनिफिट है, बस उतनी सी बात। और थोड़ा मेरा ये फायदा होगा कि जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे और यही क्वेश्चन या इस टाइप के क्वेश्चन करोगे तो आपको लगेगा अरे वाह यार, थैंक्स टू निक्कू भैया कि उन्होंने पहले ही हमें पढ़ा दिया। बस मेरा ये लालच है और कुछ नहीं। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। तो बैलेंस शीट एज एट 1/4/22 था, शायद क्या था ये, 1/4/22 था ना, कहाँ है भाई डेट, हाँ 1/4/22 था, ठीक है। तो 1/4/22 ही है। तो ये आपकी लाइबिलिटी साइड हो गई भैया जी, ये आपका अमाउंट हो गया, ये आपकी एसेट साइड हो गई भैया जी, और ये आपका अमाउंट हो गया। अब एसेट साइड पे तो ज्यादा आइटम थे ही नहीं, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स थे, जिसमें से फिक्स्ड एसेट्स पे 25,000 का डेप्रिसिएशन लग गया था, तो वो 8 लाख का हो गया, और करंट एसेट्स 3 लाख के हैं। तो ये देखिए यहां पर आप आ जाओगे, फिक्स्ड एसेट्स 8 लाख, कैसे आया 8 लाख, क्योंकि 25,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका था। ये देखो डेप्रिसिएशन लग चुका है 25,000 रुपए का, ठीक है जी। और फिर आता है आपका करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स आपके भैया जी 3 लाख के थे। अच्छा, अब जो नया पोर्शन है वो क्या है कि भैया ये जो करंट अकाउंट था, ये डेफिशिएंसी का मतलब होता है कि इतने पैसे इन पार्टनर्स को और लाने हैं, अभी लाए नहीं है, लाने हैं। तो फर्म इनसे मांगेगी, जब तक ये देंगे नहीं तब तक फर्म मांगेगी। तो फर्म के लिए लोग कौन है, एसेट है। जब फर्म किसी से पैसे मांगेगी, उसने अभी पैसे नहीं दिए, तो वो एसेट है, हमारा हक है उनके ऊपर कि हम उनसे पैसे मांगे, तो एसेट है। तो इसीलिए भैया जी ये यहां पर आएंगे, और नाम क्या क्या है, ए और बी। तो एज कैपिटल अकाउंट,
कैपिटल नहीं, करंट अकाउंट, एज करंट अकाउंट, और फिर आएगा बीज करंट अकाउंट। ए का कितना पैसा है 2,28,000, बी का है 77, तो 2,28,000 और 77,000। ठीक है, अब बारी इस तरफ की है तो इस तरफ आएंगे, तो इस तरफ हमारे पास क्या है, कैपिटल है, तो कैपिटल तो अब नया वाला आएगा, कैपिटल तो अब नया वाला आएगा। तो यहां पे देखो, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल, डीज कैपिटल। ठीक है, फिर सन्ड्री क्रेडिटर है 90,000 का, तो सन्ड्री क्रेडिटर ये थोड़ा सा वो हो जाएगा, इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। चलो, तो ये हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर हो गया। फिर हमारे पास एक क्लेम था, तो क्लेम ऑन WCR, और हमारे पास करंट अकाउंट भी है सी और डी का, तो ये मेरी लायबिलिटी है क्योंकि हमें उन्हें पैसे देने हैं। तो सीज करंट अकाउंट और फिर डीज करंट अकाउंट। अब इनके पैसे लिख लेते हैं, तो ABC के तो कैपिटल ये रही 3,92,000। थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूं क्योंकि जगह कम है और मैं चाहता हूं एक पेज पे ही रहे ताकि आपको सब कुछ एक पेज पे ही दिखाई दे जाए, वरना मैं डबल पेज पे भी कर सकता हूं। भाई कोई पेज की कोई कमी नहीं है, पर क्या होता है ना कि जब आप एग्जाम टाइम पे जब रिवीजन करते हो तो उस टाइम पे अगर एक क्वेश्चन के 3-4 पेज होते हैं तो बच्चे को प्रॉब्लम आती है, इसीलिए मैं एक पेज पे ही कर रहा हूँ और ये ज्यादा कुछ है भी नहीं। तो 392, 294, 196, फिर 98,000। फिर क्रेडिटर था हमारे पास 90,000 का, उसके तो वैल्यू में कोई बदलाव आया नहीं था, है ना। क्लेम हमारा 30,000 का था, तो क्लेम आ जाएगा 30,000 रुपए का। फिर करंट अकाउंट में 72 इसका और 233 इसका, तो ये हो जाएगा 72,000 और ये हो जाएगा 233,000। अब आपको इसकी टोटलिंग करनी है, ठीक है जी, तो इसकी टोटलिंग कर लेते हैं। सर एक क्वेश्चन में अंशु जी, इसका आंसर मैं कल की क्लास में भी दिया हुआ है मैंने, कि कभी कभी ऐसा होगा कि आपको एक क्वेश्चन में 1 घंटा लग जाएगा, पर वो क्यों लग जाएगा, क्योंकि मुझे पढ़ाना भी है, मुझे बताना भी है, और मुझे बीच बीच में आपके डाउट्स भी चेक करने हैं, है ना। ठीक है, और स्नेहा जी यार अच्छा, अब मैं क्या करूं फिर, इसको बड़ा जगह नहीं है यार, नहीं तो मैं कर देता। एक एक्सेप्शनल केस मान लो, मैं रिपीट कर दे रहा हूं आपके पास, देखो सारी वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, 3,92,000, 2,94,000, 196, 98। मैंने रिपीट कर देता हूं मैं आपके लिए, है ना। सन्ड्री क्रेडिटर 90, क्लेम 32,000 और करंट अकाउंट 72 और 2,000 यहाँ पे सही वैल्यू में लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा एक क्वेश्चन के लिए मुझे एक्सेप्शनल दे दो प्लीज। अब मैं अलग अलग पेज पे ही कर दूंगा, फिर 8 लाख प्लस 3 लाख। क्या होता है कि जैसे अपने को कई चीज़ों का ना एक्सपीरियंस है, कई बार ऐसा होता है कि चाहे आप इस तरफ जाओ चाहे इस तरफ जाओ, कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा, तो आपको कई बार चूज करना पड़ता है कि कौन सा नुकसान आप झेल सकते हो। तो मुझे लगा कि मैं ये नुकसान झेल सकता हूँ कि मैं आपको बता दूं कि भैया इसका टोटल ये है, लेकिन अगर ज़्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अपन यार अलग अलग पेज पे कर लेंगे, क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे अलग अलग पेज करने में। मुझे बस यहाँ पे एक बटन दबाना, ये देखो ये अलग पेज आ जाएगा। बट कई बार क्या होता है ना कि फिर बच्चे ना रिवीजन के वक्त बताते हैं कि भैया आप ज़्यादा स्लाइड यूज़ करते हो, तो फिर हमें उतनी बार देखना पड़ता है। ये रिवीजन के वक्त के लिए, इसलिए मैंने यहाँ कर दिया। ये हो सकता था इसलिए भी, अगर ज़्यादा होता तो मैं फिर नहीं करता, बट अगर आपको प्रॉब्लम आ रही तो मैंने एक बार रिपीट भी कर दिया है ना। आई एम सॉरी, बट आज के लिए चला लो। माइनस माइनस 9,80,000। देखिए यही टोटल अपन ने बांटा था इसमें, तो अपन को एक एक करके माइनस करने की जरूरत नहीं है, यही टोटल माइनस कर दो, बात खत्म हो जाएगी। फिर माइनस 90 और 30, 1,20,000। फिर माइनस कर दो 72,000, तो 2,33,000 आना चाहिए, 2,33,000 बिल्कुल ठीक है, यानी कि ये दोनों सही है। 14,05,000। चलिए, तो एक बड़ा सा क्वेश्चन हमने कर लिया, और जैसा कि बच्चे बताते हैं 1 घंटा हो गया। जी हाँ, 1 घंटा हो गया।
श्वेता, प्रियांशु, मोहम्मद अल्ताज, इन सब ने टोटलिंग भी कर ली है। ठीक है, दोनों साइड का सही टोटल आ रहा है। चलिए सर, क्लेम ऑन WCR का अमाउंट दिखाए तो, सूरज ये तो रहा क्लेम ऑन WCR 30,000 रुपए दिखाए तो, मतलब कि रिवैल्यूएशन में नहीं दिखा ना। ये देखो, अगर मान लीजिए मैं ये रिजर्व नहीं बनाता, ठीक है जी, अगर मैंने ये रिजर्व नहीं बना के रखा होता, ठीक है, नहीं बना के रखा होता, तो मुझे फिर जैसे ही क्लेम आएगा तो मैं यहाँ रिवैल्यूएशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा 30 दिखाना पड़ेगा। बैलेंस शीट में तो क्लेम आएगा ही आएगा, बैलेंस शीट में तो क्लेम आएगा ही आएगा, लेकिन मुझे यहाँ रिवैल्यूएशन में भी दिखाना पड़ेगा। अब अगर रिवैल्यूएशन में हो, जैसे कि मान लीजिए आप किसी कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट देखोगे, एक सिंपल सा सवाल आपसे पूछता हूं, आप सबसे पहले क्या चेक करोगे कि भाई इसका प्रॉफिट कितना है, ये कितना कमा लेता है, आप यही तो चेक करोगे। अगर मैं यहाँ 30,000 लिख दूं तो 30 और 25, 55,000 का लॉस दिखाई देगा, 55,000 का लॉस दिखाई देगा। और अभी लॉस दिखाई दे रहा है 30,000 का, ऑफकोर्स अभी भी लॉस ही दिखाई दे रहा है, लेकिन 55,000 का लॉस ज्यादा है या 30,000 का लॉस ज्यादा है, तो 55 का ज्यादा है ना। तो इस चीज से बचने के लिए नॉर्मली WCR बनाते हैं। और किसी को चोट लग जाए तो हमें अचानक से पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, उस टाइम पे क्या सिचुएशन होगी हमें नहीं पता, तो हम पहले से पैसे बचा के रख रहे हैं। जैसे अपन लोग भी, जब आप लोग कमाना चालू करोगे, है ना, तो जब आप कमाना चालू करोगे तो जाहिर सी बात है कि आप लोग भी थोड़े बहुत पैसे बचाओगे, है ना, अपने पेरेंट्स के लिए, इलाज के लिए, है ना, बहन की शादी के लिए, या अपनी फर्दर स्टडीज के लिए पैसे बचाओगे ना। तो बस इसलिए रिजर्व बचाया जा रहा है, क्योंकि अचानक से मान लीजिए आपका कहीं सिलेक्शन हो जाए और आपके पास पैसे ना हो, जो कमाया सब उड़ा दिया, फिर अचानक से पैसे कहां से लाओगे, फिर रिश्तेदारों से मांगोगे, आजू बाजू से मांगोगे, और अगर वो नहीं देंगे तो फिर खुन्नस खाओगे, कहोगे सच कहते थे सब लोग, ये दुनिया बड़ी मतलबी है। पैसा आज मैंने सबसे मांग कर देखा तो औकात पता चल गई कि कोई अपना नहीं है। किसी ने सही कहा था कि जिनको तुम अपना दोस्त कह रहे हो, मजबूरी के टाइम उनसे पैसे मांग कर देखना, सब मुंह फेर लेंगे। ये फालतू के डायलॉग सब लिखेंगे। अब यही अगर कोई उस आदमी से पूछ ले कि जब तेरे पास पैसे थे, तू घूमने जाता था, तो तू पड़ोसी को साथ लेकर जाता था क्या? नहीं ना। तो दुनिया ऐसी ही है भाई, इसलिए अपनी सेफ्टी अपने पास रखो। अगर आप पैसे कमा रहे हो तो थोड़े बचाओ। तो यही काम इन लोगों ने किया है, इन लोगों के पास ये समझदारी है। ठीक है, समझ गया ना? तो ये है गेम भैया जी। ठीक समझ गए? तो आगे बढ़ते हैं ना। अभी देखो, पता है क्या हुआ, कल मेरे एक स्टूडेंट है, उसको किसी चीज की जरूरत पड़ी। तो बहुत सिंपल, उसमें कोई पैसे वैसे का लेन देन नहीं है ना, पैसों का लेन देन तो मैं रखता ही नहीं हूँ, क्योंकि यार भाई रिश्ते खराब होते हैं। मैंने कई लोगों को पैसे दिए और फिर वो लौट के नहीं आए। तो मैं 2 साल से ये नियम ही बना रखा है, चाहे कितनी ही खराब कंडीशन हो, चाहे मुझे कोई कितना ही गरिया दे, मैं पैसे नहीं दे पाता, क्योंकि यार फिर अच्छा नहीं लगता। फिर उस आदमी को आप देखो उधार दिए हुए है, नहीं लौटा रहा है, तो खुन्नस भी आती है ना। तो क्यों ही ये काम करना, दोस्ती भी टूट जाती। तो मैं ये पैसे वाला काम करता नहीं, लेकिन हेल्प, नॉर्मल हेल्प तो कर ही सकते हैं यार। तो एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, मैंने 4 लोगों को कल से मैसेज किया है, और सभी 4 लोग ऐसे हैं जो, सर लव सर हिंदी में नहीं पढ़ाते हैं क्या? यार शायद नहीं पढ़ाते होंगे। स्नेहा जी गए सर, प्लीज गुस्सा मत कीजिए। अरे गुस्सा कौन कर रहा है, मैं तो गुस्सा कर ही नहीं, मैं तो एक एक्टिंग करके बता रहा हूँ आपको। अब उन 4 को मैं जानता हूँ, एक छोटा सा नॉर्मल सी चीज थी, है ना, बट अभी तक उन्होंने नहीं की। अब एक तरीका तो क्या है कि मैं उनसे खुन्नस खा लूं, पर मुझे लगता है कि भाई नहीं की तो नहीं की, दूसरे को भी एक राइट है भाई, है ना। मैं किसी से हेल्प ले रहा हूं, अब वो नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उसे गरियाने लग जाऊं। हो सकता है भाई उसकी अपनी कोई मजबूरी होगी, है ना। तो इसलिए मैं इन सब चक्करों में ना थोड़ा कम पड़ता हूँ। कोशिश करो कि अपने आप को इतना बुलंद रखो कि जरूरत पड़े ही नहीं किसी से मदद लेने की। और मुझे तो वैसे जरूरत थी भी नहीं, स्टूडेंट को थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा बोल दिया। अब मैं वेट कर रहा हूँ उनके रिप्लाईज का। उन्होंने सीन कर दिया है बट रिप्लाई नहीं आया, तो मैं समझ गया कि रिप्लाई नहीं आया तो इसका मतलब कि नहीं होगी मदद। पर अब मैं दोस्ती तोड़ लूँ तो क्या मतलब है, वैसे ही दोस्त कम होते हैं दुनिया में। चलिए जी आगे बढ़े। सर आपका दिमाग मेरे को सेंड कर दो। अब जरा एक प्यारी सी स्माइल लाओ यार, और नए चैप्टर की ओर बढ़ जाते हैं। चलिए प्यारी सी स्माइल लाएंगे, नए चैप्टर की ओर बढ़ जाएंगे।
हाँ जी बिल्कुल रुपेश जी, बिल्कुल सही कह रहे हो, नया चैप्टर नया चैप्टर नया चैप्टर। तो लेट्स वेलकम एडमिशन ऑफ आ पार्टनर, यानी कि नए साझेदार का साझेदारी फर्म में प्रवेश करवा देते हैं अब अपन। आइए जी आइए जी आइए जी, पहले इसको समझते हैं बेसिकली ये है क्या ना, फिर उसके बाद थ्योरी देखेंगे, थ्योरी का तो क्या ही है। अच्छा, कुछ बच्चों का इसमें कमेंट भी है कि भैया आप कॉन्सेप्ट तो बड़ा बढ़िया समझाते हो बट उसको लिखवा दो, उसके नोट्स भी बनवा दो। तो देखो कॉन्सेप्ट जब हम समझाते हैं तो लिख ही रहे होते हैं, हाँ कॉन्सेप्ट जो हम बोल रहे हैं उसको भी लिखवाएं। तो यार अभी आप 12वीं क्लास के स्टूडेंट हो, ऐसा ना करो, है ना, थोड़ा सा इसमें इंप्रूव करो। अगर कोई डाउट है तो आप डाउट स्लाइड पे पूछो, टीम बिल्कुल हेल्प करेगी, है ना। बट ऐसा ना करें कि 12वीं क्लास के बच्चे को जो मैं बोल रहा हूँ वो भी एक एक शब्द लिख के दिखाऊं, तो ये तो फिर ऐसा हो गया कि पहली दूसरी क्लास के बच्चों को नहीं सिखाते ए फॉर APPLE एप्पल, है ना। 12वीं में तो अपन बोल सकते हैं ना कि ए फॉर एप्पल, तो थोड़ा सा इसको देखेंगे। बाकी तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि मेनली कॉन्सेप्ट ही समझना है ना। ये सब लिखने विखने वाला काम तो कुछ सालों में खत्म हो जाएगा। चलिए, तो हमारे पास पार्टनर है A, B और C, ठीक है जी। मान लीजिए भैया जी ये रेशो बांटते हैं, या दो ही पार्टनर है, अभी दो ही पार्टनर रख लेते हैं, 3:2, ठीक है जी। तो 3:2 का ये लोग रेशो रखते हैं। मान लीजिए अगर इनके पास 100 रुपए है ना, रुपए क्या है 100 रुपए। कई बार क्या होता है फ्रैक्शन में लोगों को उतना आसानी से समझ में नहीं आता जितना कि टोटल करके समझ में आ जाता है। तो भैया जी टोटल जो ये लोग पैसे बांट सकते हैं, ये 100 रुपए बांट सकते हैं, ठीक है जी। तो अगर ये 3-2 में है तो भैया A रखता है 60 रुपए और B रखता है 40 रुपए, सिंपल सी बात है ना। 100 रुपए को 3-2 में आप बांट लेना, इतना ही आएगा। अब भैया जी एक नया पार्टनर है जो कह रहा है मुझे फॉर्म के अंदर एंट्री आने दो, ठीक है जी। नया व्यक्ति है जो फॉर्म के अंदर एंट्री पाना चाहता है। अब हम लोगों को लग रहा है कि यार ये तो बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है, यार इसके पास जो पैसे हैं अगर ये लेकर आएगा तो हम फॉर्म में ऐड ऑन कर देंगे, हम दोनों के मिलके 10 लाख रुपए, 5 लाख इसके तो 15 लाख हो जाएंगे, तो उससे हमारे प्रॉफिट कमाने के चांसेस और बढ़ जाएंगे, हम और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या कोई बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, हम चाहते हैं कि उसका दिमाग अगर हमारे पास आ जाए, मतलब हमारे पास मतलब हमारे दिमाग में आ जाए दिमाग, मतलब वो अगर हमारे साथ आ जाए और अपने दिमाग से वो हमारे बिजनेस को और बढ़ा सकता है, तो हम उसको पार्टनर बनाने के लिए तैयार हो गए। या फिर कोई सेलिब्रिटी काइंड ऑफ पर्सन है, हमें पता है कि अगर ये बंदा हमारे पास आ गया तो इसके जो जानने वाले लोग हैं, जो पहचानने वाले लोग हैं, वो भी हमारे दुकान पे आ जाएंगे, हमारी दुकान को चार चांद लग जाएंगे, यानी हमारी साझेदारी फॉर्म जो है वो बहुत आगे बढ़ जाएगी। तो कोई भी रीजन हो सकता है जी जिसके लिए भैया जी मैं इनको लाना चाहता हूं, तो मैं इसको लेकर आ रहा हूं। लेकिन जब ये आ रहा है तो जाहिर सी बात है ये कहेगा कि भैया एक बात बताओ, हम तुम्हारे फॉर्म में आ तो रहे हैं बट ये तो बताओ काहे के लिए, काहे के लिए आए भाई, तुमको तो खूब फायदा हो रहा है, हमारा फायदा तो बताओ भाई जना। तो हमारा फायदा जब आप बताओगे तभी तो हम तुम्हारे यहां आएंगे। हमने कहा अच्छा जी, तो एक काम करो, हम लोग 60 और 40 रुपए बांटते हैं, इस 60 और 40 में हम तुम्हें भी कुछ दे देंगे, हम तुम्हें भी कुछ दे देंगे। यानी कि जब सी आएगा तो अब पार्टनर हो जाएंगे ए, बी और सी। अब ए का जो है या तो ए अपने हिस्से में से कुछ दे देगा, ठीक है जी, हो सकता है बी अपने हिस्से में से कुछ दे दे, या ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि ए और बी दोनों मिलके अपने हिस्से में से कुछ दे दें, ये भी तो हो सकता है कि नहीं। तो यानी कि सी को जो भी मिलेगा वो किससे मिलेगा, या तो बी से या तो ए से, है कि नहीं। तो जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो वो भी तो कुछ पाना चाहता है। तो यहां पर नॉर्मली जो हम पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि भैया जब भी कोई पार्टनर आएगा तो प्रॉफिट का हिस्सा पाएगा, भैया लॉस का नहीं। अरे प्रॉफिट बोला मतलब लॉस इंप्लाइड है, तो या तो फायदा या तो नुकसान, दोनों में से इसको हिस्सा मिल जाएगा। फायदा हुआ तो उसका, नुकसान हुआ तो उससे लिया जाएगा, ठीक है जी। अब ये जो सी को कुछ भी मिलने वाला है वो कौन देगा, या तो ए दे देगा या तो बी दे देगा या तो दोनों दे देंगे। तो यानी कि सबसे पहले जब हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पढ़ते हैं तो हमें उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी लाभ हानि अनुपात हमें ज्ञात करना जरूरी है, क्योंकि पहले 2 लोग थे, इनके बीच में अनुपात था, अब 3 लोग होने वाले हैं तो इनके बीच में अनुपात होगा, जाहिर सी बात है। तो यानी कि सबसे पहले आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, ये सबसे पहला काम है। तो ये इस टॉपिक में हमें सीखना पड़ता है। तो यहां पर हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता है।
अब ये जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है ये क्यों निकालना है? क्योंकि जाहिर सी बात है ए या बी में से कोई ना कोई सेक्रीफाइस कर रहा होगा, और जो सीए को आ रहा है तो गेनर वही है ना? तो मतलब सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो यहां पर निकालना है, पहला काम। दूसरा काम भैया जी, अब जब सी आ रहा है तो प्रॉफिट का हिस्सा ले जा रहा है ना? हाँ भैया जी, प्रॉफिट का हिस्सा ले जा रहा है। तो भैया जी अगर वो प्रॉफिट का हिस्सा ले जा रहा है तो एक बात बताओ, इन बेचारे ए और बी ने मान लीजिए 3 साल घनी मेहनत की, करारी धूप में भी पसीना बहाते हुए भी अपने फर्म को आगे ले जाने के लिए खूब मेहनत की, रात रात जाग कर आंखों के नीचे काले धब्बे करवा लिए भैया इन्होंने, इतनी मेहनत की। 3 साल गहन चिंतन मेहनत करके खून पसीना लगा के इन्होंने एक साझेदारी फर्म को बनाया, और कल का आया छोरा सीधा सीधा घुस रहा है और सीधा सीधा प्रॉफिट को एंजॉय कर रहा है? ये तो सही नहीं है भैया, ये तो गलत बात है कि नहीं? साझेदारी फर्म में आना ये तो सही बात है, प्रॉफिट का हिस्सा पाना ये तो सही बात है, मगर इसके एवज में कुछ ना देना ये गलत बात है, ये तो बहुत गलत बात है। तो रिसर्चर्स को लगा कि हाँ यार सही कह रहे भाई, सही कह रहे भाई, पार्टनर आ रहा है, प्रॉफिट पा रहा है, पर दे तो कुछ भी नहीं रहा। तो इस केस में कहा गया कि भाई देखो, हम दोनों ने मेहनत की है 3 साल, तब जाके ये फर्म खड़ी हुई है, और तुम कल के आए छोरे आज से ही हमारी फर्म का बेनिफिट उठा लोगे। हमारी जो 3 साल की मेहनत है, खून पसीने की कमाई से जो हमने फर्म को खड़ा किया है, जो गुडविल हमने अपने आसपास बनाई है, ये गुडविल तो तुम आज से ही एंजॉय करने लगोगे। तो इस गुडविल का तुम्हें कुछ ना कुछ हिस्सा देना पड़ेगा, ठीक है जी? तो क्योंकि आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमसे कुछ हिस्सा ले रहे हो और नए हो, तो हमें भी इसके एवज में कुछ चाहिए, तो जिसको कहा जाता है गुडविल यानी ख्याति। ख्याति यानी उसके लिए भी यहां पर आपको कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी। तो इसकी खूब सारी एंट्रीज होंगी, खूब सारे केसेस होंगे, तो हम वो यहां पर देखेंगे, ठीक है जी, कि किस केस में कैसे एंट्री होगी, है ना, कैसे कैसे प्रविष्टियां की जाएंगी, वो सब हमें यहां सीखना पड़ेगा, ठीक है जी। अच्छा, फिर तीसरा काम, भैया एक बात बताओ, अब ये 2 पार्टनर थे, तो इनके पास पुराना रिजर्व, पुराना प्रॉफिट, ये सब होगा कि नहीं होगा? हाँ भैया बिल्कुल होगा। तो जाहिर सी बात, अब नया पार्टनर आएगा, नया रेशियो बन जाएगा, तो पुरानी चीजें तो पुराने पार्टनर का हिस्सा है, तो पुराने पार्टनर को मिलनी चाहिए। हाँ जी भैया जी। तो यानी कि जो भी पुराना प्रॉफिट या लॉस है उसका भी ट्रीटमेंट देखना पड़ेगा। जी हाँ, तो अपन इसको क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड, है ना, संचित प्रॉफिट्स यानी लाभ या रिजर्व, तो प्रॉफिट और रिजर्व संचय, ठीक है जी, कुछ भी संयोजन करके रखा हुआ है, इकट्ठा करके रखा हुआ है, और लॉसेस ये भी, तो इसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि वरना नया पार्टनर आएगा तो नए वाले उसमें भी उसका हिस्सा बन जाएगा। हाँ जी। फिर भैया जी जाहिर सी बात है, जब नया पार्टनर आएगा तो पुरानी बैलेंस शीट भी होगी, उसके एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू भी होगी, वो भी तो चेंज होंगी। 1 साल काम करने के बाद कोई भी नया आ रहा है, तो जब वो आ रहा है तो उस समय एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू भी तो चेंज होगी, क्योंकि पुराने वक्त में तो कुछ और थी, आज क्या है। यानी कि यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनेगा। अगर भैया जी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा तो लगे हाथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना दो, बिल्कुल ठीक बात भैया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनेगा। भैया जी जब ये बन ही रहा है तो इसका एडजस्टमेंट जो अभी आपने सिखाया, आज 1 घंटा जिस उस पर ले लिया उसको भी सिखाओ। तो यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ इसके एडजस्टमेंट्स भी आ सकते हैं। तो पूंजी समायोजन खाता एडजस्टमेंट के थ्रू भी करना पड़ सकता है, और आखिरी में आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट, वो तो बनानी ही है, वो तो बनानी है। तो यानी कि इस चैप्टर में आपको ये सारे काम बनाने पड़ सकते हैं, जिसमें से कि जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये 2 हैं, बाकी सब हम पहले ही कर चुके हैं। तो यानी कि अगर देखा जाए तो इस चैप्टर में ये सारा काम हम पहले ही कर चुके हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये सब हम पहले ही बनाना सीख चुके हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पहले ही सीख चुके हैं, मतलब एंट्री हम पहले सीख चुके हैं, WCR और IFR की। रिवैल्यूएशन पहले ही सीख चुके हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीख चुके हैं, एडजस्टमेंट सीख चुके हैं, बैलेंस शीट 2 क्वेश्चन बड़े बड़े कर लिए हमने कल भी और आज भी, तो ये भी हम सीख चुके हैं। तो कॉन्सेप्ट वाइज ये सब तो हम खत्म कर चुके हैं। जो नई चीज सीखनी है हमें वो यही सीखनी है बस। इसीलिए कहते हैं कि सेकंड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो कर लिया
तो लाइफ झिंगा लाला होगी ना। समझ गए जी, समझ गए जी, समझ गए। ठीक है। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या होता है भैया, एक पार्टनर आता है तो प्रॉफिट का हिस्सा मांगता है, प्रॉफिट का हिस्सा मांगता है तो पुराने पार्टनर इससे गुडविल यानी अपनी ख्याति के लिए कुछ हिस्सा मांगते हैं, अपनी मेहनत खून पसीने की कमाई के लिए कुछ मांग लेते हैं, जिसको यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल कहा जाता है। ठीक है जी। तो वही सारी चीजें हमें यहाँ सीखनी है। चलिए, तो यहाँ क्या क्या होगा वो सब मैंने आपको बता दिया। अब जरा थ्योरी भी पढ़ लीजिए भाई। तो शुरू करें जी, शुरू करें। चलो तो थ्योरी फटाफट पढ़ लेते हैं भाई जी। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में यह कहा गया है कि न्यू पार्टनर शैल नॉट, एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना, शैल नॉट बी एडमिटेड इनटू द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नया पार्टनर तब तक नहीं आ सकता जब तक सारे यानी ऑल, फर्स्ट पॉइंट क्या है, सारे पार्टनर्स, यानी कि भैया मेरे पास 50 पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर एग्री नहीं कर रहा, बाकी 49 एग्री कर गए, तो नया पार्टनर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। ऑल, सारे, अगर 50 पार्टनर तो 50 के 50। अच्छा, 50 से ज्यादा पार्टनर हो सकते हैं क्या, जरा बताना, 50 से ज्यादा पार्टनर हो सकते हैं क्या? अच्छा, और ऑल एंड एग्जिस्टिंग पार्टनर्स यानी सारे पुराने पार्टनर्स, नया तो वैसे भी इसमें इंक्लूड होगा ही नहीं। ठीक है जी। तो जब तक सारे पार्टनर्स एग्री ना हो जाए, कंसेंट ना दे दे कि हाँ चलो नए पार्टनर की जरूरत है ले आओ, नो सर, ठीक है जी, ठीक है, नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भैया 50 से ऊपर अभी सेक्शन 464 रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 ने बोला है 50 से ज्यादा नहीं, वरना इलीगल हो जाएगी पार्टनरशिप, इलीगल। ठीक है जी। अच्छा, अगर ये सब एग्री हो जाए भैया तो बिल्कुल आ सकता है। Thus a person may admitted as a partner in the firm with the consent of existing partners। अगर सारे existing partner एग्री हो जाए तो आप इसको बना सकते हो। The person admitted as a partner shall not be liable for past act of the firm। A new partnership deed is prepared on the admission of a partner in place of old partnership। अच्छा, अब भैया नया पार्टनर आज आ रहा है तो क्या पुराने नुकसान वो झेलेगा क्या? नहीं। पुरानी कोई दायित्व है, कोई लायबिलिटीज है, वो झेलेगा क्या? नहीं। पुरानी चीजें सब पुराने पार्टनर्स, नई चीजों में उसका योगदान रहेगा। ठीक है जी। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31 प्रावधान करती है कि बिना सभी वर्तमान साझेदारों की सहमति के बिना सभी वर्तमान साझेदारी सहमति के बिना फर्म में कोई नया साझेदार प्रवेश नहीं लेगा। इस प्रकार वर्तमान साझेदार की सहमति से कोई व्यक्ति फर्म में साझेदार के रूप में प्रवेश कर सकता है। इस प्रकार प्रवेश लेने वाले व्यक्ति को फर्म के पिछले कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, है ना। पुराने काम के लिए चाहे फायदे की बात थी चाहे नुकसान की बात थी, कोई भी बात थी, उसके लिए पूरा नया पार्टनर जिम्मेदार नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब भैया जी जब भी एडमिशन होगा तो क्या क्या चीजें होंगी, इम्पैक्ट क्या क्या पड़ेगा, क्या क्या असर पड़ेगा। इफेक्ट मतलब असर क्या क्या पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, जब भी कोई पार्टनर एडमिट होगा तो ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड। ध्यान से सुनना, ये एमसीक्यू में बहुत जरूरी है। इसको कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ध्यान समझना, इसको कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जब अभी मैं आपको साझेदारी फर्म का विघटन पढ़ाऊंगा ना, विघटन, तो वहां पर ये इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है, तो ध्यान से सुनना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि यहां साझेदारी का विघटन हो रहा है। समझना, साझेदारी फर्म का विघटन होना यानी कि फर्म बंद हो जाना, लेकिन साझेदारी का विघटन होने का मतलब है कि पुराने साझेदारी खत्म, नई साझेदारी शुरू होगी। दुकान बंद नहीं हो रही है, दुकान में जो लोग पार्टनर हैं, जो लोग साझेदार हैं, उनके बीच का रिश्ता बदल रहा है। कोई ज्यादा प्रॉफिट ले रहा है, कोई कम ले रहा है, कोई कैपिटल ला रहा है, कोई कुछ कुछ कर रहा है, लेकिन साझेदारी फर्म बंद नहीं हो रही है। तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी साझेदारी का विघटन। साझेदारी खत्म हो रही है, साझेदारी फर्म नहीं। ठीक है जी। और नई साझेदारी बनेगी। नई साझेदारी यानी कि जो डीड थी हमारी, पार्टनरशिप डीड जो है, अगर बनेगी तो नई बनेगी। अच्छा जी। न्यू पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। नया पार्टनर जो है वो आगे आने वाले अगर प्रॉफिट होते हैं, पुराने नहीं, लेकिन आगे आने वाले जो प्रॉफिट होंगे उसमें उसका हिस्सा होगा, नुकसान में भी उसका हिस्सा होगा। न्यू पार्टनर कंट्रीब्यूट एन एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल। अगर नए पार्टनर ने कहा है कि मैं कुछ कैपिटल भी लाऊंगा, पूंजी भी लाऊंगा,
तो वो भी उसको लेकर आना है। सिंस द ओल्ड पार्टनर हैव सेक्रीफाइस, अब क्योंकि पुराने पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया है प्रॉफिट इन फेवर ऑफ इनकमिंग पार्टनर, आने वाले पार्टनर के लिए उन्होंने अपना प्रॉफिट दिया उसको, तो इसलिए भैया जी जो इनकमिंग पार्टनर यानी जो नया पार्टनर है वो कंपेंसेट करेगा ओल्ड पार्टनर को बाय गिविंग शेयर ऑफ गुडविल टू देम इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो जिस जिस पार्टनर ने जो जो त्याग किया है उस अनुपात को निकाल के नया पार्टनर त्याग अनुपात में उनको गुडविल देगा, इसको प्रीमियम फॉर गुडविल कहेंगे, ख्याति। ठीक है जी, हिंदी में देख लीजिए। साझेदार के प्रवेश पर पुराने साझेदारी समझौता समाप्त हो जाता है, ध्यान रखना पुराना साझेदारी समझौता समाप्त हो रहा है, ठीक है जी, और एक नया साझेदारी समझौता किया जाता है। नए साझेदार फर्म के भविष्य के लाभों में हिस्सेदारी का अधिकारी होगा और नुकसान में भी। नए साझेदार फर्म में एक सहमति राशि पूंजी के रूप में लाता है। चूंकि पुराने साझेदारों ने आने वाले साझेदार के पक्ष में अपने लाभ के हिस्से का त्याग किया है, अपने लाभ का हिस्सा उसको दिया, त्याग किया है, इसलिए नए साझेदार पुराने साझेदार को उनके त्याग अनुपात में अपनी ख्याति का हिस्सा देकर क्षतिपूर्ति करेगा। ठीक है जी, फिर अभी इफेक्ट्स खत्म नहीं हुए है ना। द इनकमिंग पार्टनर इज इंट्रोड्यूस्ड एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल इन कैश और इन काइंड, यानी कि जो वो कैपिटल ला रहा है, पूंजी ला रहा है, वो कैश में और काइंड में भी ला सकता है। कैश और काइंड क्या होता है भैया? कैश मतलब रोकड़ है ना, रोकड़ में ला रहा है। काइंड मतलब कि जैसे कैपिटल के रूप में 5 लाख रुपए लाने थे तो वो 5 लाख की जमीन ले आया, ये देखो ये जमीन है, इस पर अपनी साझेदारी चला लो। या फिर मान लीजिए वो कोई मशीन लेकर आ गया, कोई फर्नीचर लेकर आ गया, है ना, तो यानी कि किसी प्रकार की परिसंपत्ति, किसी प्रकार का एसेट भी वो ला सकता है। काइंड का मतलब होता है कोई और तरीके से पैसे को चुकाना, ठीक है, रोकड़ को छोड़कर। काइंड एंड एक्वायर ओनरशिप राइट्स ऑन द एसेट्स एंड बिकम लायबल फॉर द लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। और जब वो ये सब ले आएगा तो फिर अब वो फर्म की लायबिलिटी का भी हिस्सेदार है और फर्म के पास जो एसेट है वो भी उसका भी हिस्सेदार हो जाएगा। द एसेट्स आर रीवैल्यूड एंड लायबिलिटीज आर रीअसेस्ड। अब यहां पर क्योंकि भैया जी अब वो नई फर्म बनेगी तो पुराने जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उसको आप रिवैल्यू करोगे, ठीक है जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे। तो एसेट्स को आप रिवैल्यूड बोलते हो और लायबिलिटीज को रीअसेस्ड बोलते हो, ठीक है जी। फिर एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन मेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस का एडजस्टमेंट और ये सब भी होगा। देखिए, आने वाला साझेदार सहमत राशि को पूंजी, नगद अथवा वस्तु के रूप में लाता है तथा परिसंपत्तियों पर स्वामित्व अधिकार प्राप्त कर लेता है और फर्म की देनदारियों के लिए भी उत्तरदायी हो जाता है। एसेट्स के लिए स्वामित्व अधिकार आ गया और लायबिलिटीज यानी देनदारियों के लिए भी उसकी वो आ गई, क्या बोलते हैं, उत्तरदायी हो गया। परिसंपत्तियों का पुनः मूल्यांकन किया जाता है तथा देनदारियों का पुनः आकलन किया जाता है तथा लाभ हानि का समायोजन पुराने साझेदारों के पूंजी खातों के बीच में भी किया जाता है। ठीक है जी, तो ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया है। फिर अब बारी आती है भाई क्या क्या एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, किन किन चीजों का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लाभ हानि खाता निकालना पड़ेगा, फिर सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा, फिर गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं। एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। एडजस्टमेंट इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व्स, जो भी पुराने प्रॉफिट लॉस है, रिजर्व संचय है, उन सब पे, और कैपिटल का एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा और बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। तो नए पार्टनर को नए लाभ हानि अनुपात की गणना करनी पड़ेगी, त्याग अनुपात निकालना पड़ेगा, गुडविल ख्याति का लेखांकन करना पड़ेगा, परिसंपत्तियों का पुनः मूल्यांकन और देनदारियों का पुनः आकलन करना पड़ेगा, संचित लाभ या हानि को संचित समायोजन के साथ देखना पड़ेगा, पूंजी का समायोजन भी करना पड़ेगा अगर सहमति बनती है तो, और आर्थिक चिट्ठा भी बनाना पड़ेगा। चलिए, तो ये सारे काम होते हैं। अब आती है बारी कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि यहां से हम निकालना शुरू करेंगे। और क्या हमारे पास टाइम है? बिल्कुल टाइम है। चलिए जी, तो प्लीज एक बार टमाटर लाएंगे। हिंदी अपन ने नॉर्मली पढ़ी है तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब कोई ये मत कह देना भैया जी साझेदार में नए पार्टनर के आने का मतलब क्या होता है। सीधी सी बात है, एक नया साझेदार बनाना है ना, तो ये तो अपन अपने आप से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए जी। आर्थिक बैलेंस शीट को कई जगहों पे आर्थिक चिट्ठा बोला जाता है, कई जगहों पर क्या बोलते हैं, वित्तीय विवरण का हिस्सा बोला जाता है ना। बैलेंस शीट दी एडजस्टमेंट साइड फॉर से बता दो ना सर। एडजस्टमेंट मतलब कहाँ, एडजस्टमेंट फॉर कहाँ लिखा हुआ है? अरे ये एडजस्टमेंट मतलब कि जो भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ना, किसी को मिलेगा, किसी को देना पड़ेगा, वो सब है ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी कुछ फायदा होगा, कुछ नुकसान होगा। एडजस्टमेंट मतलब कि जिसमें जो भी बढ़ाव घटाव आएगा उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा।
तुलना पत्र, हाँ सूरज जी ने बिल्कुल कहा, कई लोग तुलना पत्र भी कहते हैं। बाय सर, हम 2 लोग जा रहे हैं। क्यों रजनी जी? अभी तो हमारा गेम शुरू हुआ है। चलिए जी, हाँ तुलना पत्र भी कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए जी आगे बढ़े बढ़े। तो देखो भैया जी, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसमें ना टोटल 5 टाइप के सवाल आ सकते हैं, यानी 5 केसेस हैं। तो सबसे पहला केस, ठीक है जी, तो अभी अपन एक एक करके करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है तो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है जी। अगर आप पुराने अनुपात में, जो अभी अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करते हो और आंसर पॉजिटिव आता है तो वो सेक्रीफाइसिंग है, और अगर आंसर नेगेटिव आता है तो वो गेनिंग है, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर अगर भैया जी मान लो आपको सेक्रीफाइसिंग के बाद गेनिंग रेशियो निकालना है, हालांकि गेनिंग रेशियो आप रिटायरमेंट और डेथ में निकालते हो, ठीक है जी। तो अगर आप ओल्ड रेशियो, इसमें आप न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करते हो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है जी। तो इसमें न्यू में से ओल्ड को माइनस करते हैं। ये रिटायरमेंट और डेथ में यूज होता है ज्यादातर फॉर्मूला, है ना। जब एक पार्टनर अवकाश ले ले या उसका देहांत यानी मृत्यु हो जाए, ठीक है जी, तो रिटायरमेंट और डेथ में ज्यादा यूज होता है। और ये वाला हमारा चेंज इन पीएसआर, चेंज इन पीएसआर यानी लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन और नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तो उसमें ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा भैया जी, अगर पॉजिटिव आएगा तो आप उसे गेनिंग रेशियो कहोगे, और अगर नेगेटिव आएगा तो आप उसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहोगे, अगर आप न्यू में से ओल्ड को माइनस करते हो। अच्छा, कई बार क्या होता है कि आपको न्यू रेशियो निकालना है, ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग निकालना है तो ओल्ड में से न्यू को माइनस कर दो। लेकिन मान लो भैया न्यू नहीं दिया हुआ है, सेक्रीफाइसिंग दिया हुआ है, तो कई बार आपको ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइसिंग रेशियो को माइनस करते हो तो न्यू रेशियो आता है, ठीक है जी। ऐसे ही हो सकता है कभी कोई न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग दे दे, ओआर मांग ले। तो अगर ओल्ड रेशियो आपसे मांगा जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपको क्या करना है, न्यू रेशियो में सेक्रीफाइसिंग रेशियो को प्लस कर देना है, ठीक है जी। तो कई बार अलग अलग तरीके के फॉर्मूले इसमें इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो फॉर्मूला है वो ओल्ड माइनस न्यू रेशियो होता है। अगर न्यू रेशियो गिवन नहीं होगा, सेक्रीफाइसिंग होगा, तो ओल्ड में से सेक्रीफाइसिंग को माइनस करोगे तो न्यू रेशियो आ जाएगा। मान लीजिए एसआर और एनआर दिया हुआ है, ओआर मांग रहा है आपसे, ओल्ड रेशियो मांग रहा है पुराना, तो एनआर और एसआर को प्लस करेंगे तो ओल्ड रेशियो आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब इसमें टोटल 5 केसेस होते हैं, जिसमें सबसे पहला केस सबसे आसान केस है। देखिए यहां पर क्या होता है, व्हेन इनकमिंग पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि भैया जो आने वाला साझेदार है, जब आने वाला साझेदार पुराने साझेदार से अपना हिस्सा उनके पुराने लाभ अनुपात में प्राप्त करता है, यह सबसे आसान हिस्सा होता है। इसमें चुटकी बजा के आप आंसर निकाल सकते हो। इसका मैं बताता हूं आपको, वो कहा गया, देखिएगा यहां पर क्या होता है कि हमारे पास क्या बोलते हैं, ए और बी पार्टनर है, ठीक है, इनका रेशियो है 3:2। अब सी आया, ठीक है जी, तो सी आया है 1/6 के लिए। बस इतना ही क्वेश्चन में गिवन है, क्या कि ए और बी का ओल्ड रेशियो, ए और बी का ओल्ड रेशियो मुझे गिवन है, ठीक है जी। ए और बी का क्या गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है, और नए आदमी का हिस्सा मुझे गिवन है, ठीक है जी। नए आदमी का शेयर मुझे गिवन है, ठीक है जी। ठीक है जी, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है जी। तो मुझे यह गिवन है कि भैया पुराने आदमी का हिस्सा क्या था और नए आदमी को कितना मिल रहा है, ये गिवन है। अब ये तो बताया ही नहीं भैया जी कि जो नए आदमी को मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है, भैया कौन दे रहा है इसको, है ये कौन है जो इसको दे रहा है। अब आप बताओ, हमें ये बताया ही नहीं कि कौन दे रहा है, तो अपन क्या करें जी। क्या बात है, सानिया जी ने तो एकदम निकाल ही लिया, क्या बात है यार, वेरी गुड यार। एक ये वाला तो करीना शिफा जी प्लीज आप समझिए, हमारी क्लास है 7 बजे तक की है, अपनी क्लास पीछे ना चले इसलिए अपन पढ़ा रहे हैं, है ना। निक्कू भैया कल मिलते हैं, नानी की बेटी बुला, ओके जी ओके, कल मिलते हैं। चलो प्लीज ये रिकॉर्डेड में देख लेना फर्स्ट केस। चलो आज फर्स्ट केस करते हैं, बाकी नहीं करेंगे। लो मैं अभी आपके सामने हटा देता हूं, चलो, है ना, क्योंकि ये नया है तो नए को अपन छोड़ नहीं सकते, है ना।
ठीक है, तो नए को अपन छोड़ नहीं सकते। तो आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप लोग आज का जरूर करके आना कल, ताकि कल कर लेंगे अपन, ठीक है। ये लीजिए, मैंने अब आपके सामने हटा दिया। एक तो करा लेने दो, लेकिन है ना, एक तो कराना पड़ेगा। अरे और क्या हट गया भाई, कुछ और भी हट गया मुझे लग रहा है, कुछ और भी हट गया। ओहो अच्छा, जो लिखा था वो भी हट गया था। अच्छा ये रहेगा, ये सब हटा दो। हाँ ठीक है, अब ध्यान से समझना। बच्चे लोग क्या करते हैं, कहते हैं अच्छा है निक्कू भैया, कछु नहीं बताया क्या, कौन क्या दे रहा है नहीं बता रहे, अच्छा तो कोई बात नहीं इक्वल ले लो। नहीं, ध्यान रखना, अगर ओल्ड रेशो गिवन है तो कभी इक्वल नहीं लेंगे। ओल्ड रेशो गिवन का मतलब होता है कि ये रेशो गिवन है। जब ओल्ड रेशो ही ना गिवन हो तब आप उसको इक्वल मानते हो, ये बात को आपको ध्यान रखना है। तो यानी कि भैया ये जो सी है, सी को 1/6 मिल रहा है, पर कौन दे रहा है, किस रेशो में दे रहा है, नहीं पता नहीं पता नहीं पता। तो ऐसे केस में हम मानते हैं कि ए और बी का जो पुराना हिस्सा है उसी में दे रहे होंगे। जैसे अगर आपको गारंटी ऑफ अ पार्टनर का याद होगा, है ना, जब साझेदार को अपन गारंटी दे देते थे, तो अगर ये ना बताया हो कि किस पार्टनर ने गारंटी दिया है, तो अपन क्या करते थे, 3 2 1 होता था। मान लो बी को गारंटी दिया तो इसको छिपा देते थे, इसको छिपा देते थे और कहते थे कि जो हिस्सा बचा हुआ है उसी में दिया होगा। तो वही गेम यहां पर भी है कि भैया सी को ये मिल रहा है पर कौन दे रहा है नहीं पता, तो जो पुराने पार्टनर का हिस्सा है वही है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। तो आइए एक सवाल करते हैं, ठीक है जी, एक सवाल करते हैं, है ना, आइए एक सवाल करते हैं। तो ये देखो, एल एम शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3, 4-3 में लोग बांटते हैं। एन एडमिट हो गया 1/8 के लिए, ठीक है जी। तो एल और एम पुराने पार्टनर्स हैं जो 4-3 में हिस्सा बांटते हैं, ओल्ड रेशियो हमें गिवन है, और एन फॉर्म में आया 1/8 के लिए, ये हमें बता दिया गया, ठीक है। इसके अलावा हमें कोई जानकारी नहीं दी गई है। अच्छा जी, एल और एम लाभ को 4-3 के अनुपात में बांटते हैं। एन की साझेदारी फॉर्म में 1/8वें हिस्से के लिए प्रवेश करता है। अब लाभ हानि ज्ञात कीजिए। ये इकलौती ऐसी मेथड है जिसको 2 तरीकों से सॉल्व करते हैं, तो मैं आपको दोनों तरीके समझाऊंगा, ठीक है। प्लीज ध्यान से समझेंगे, और प्लीज ध्यान से समझेंगे ना। इसको 2 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं आपको दोनों तरीके समझाऊंगा। आपको जो पसंद आएगा आप वो अपना लेना, ठीक है। मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सा तरीका किस समय ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है। तो प्लीज कंफ्यूज करने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, आपका ज्ञान वर्धन करने के लिए पढ़ा रहा हूं, इसलिए दोनों मेथड करा रहा हूं, ठीक है जी। तो आइए इसको समझते हैं। देखो, पहला तरीका, फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड में क्या होता है कि आप पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हो। फर्स्ट मेथड में सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो, देन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है जी। इस तरीके में आप क्या करते हो, पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हो, फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हो। मेथड 2 अभी थोड़ी देर में बताता हूं। तो भैया जी सेक्रीफाइसिंग कैसे निकालेंगे, तो देखो, हमें पता है एन को जो मिल रहा है वो 1/8 है, पर कौन दे रहा है हमें ये नहीं पता। तो हम इक्वल नहीं मान सकते क्योंकि पुराना रेशो दिया है। तो हम ये मानते हैं कि इसको 1/8 जो है इस रेशो में मिला होगा, 1/8 जो है इस रेशो में मिला होगा। तो बस आपको यही करना है। तो एल ने जो सेक्रीफाइस किया होगा वो कितना किया होगा, तो 1/8 को इस रेशो में, रेशो क्या है 4 और 3 7, तो 4/7, तो 4/7, यानी कि इसका सेक्रीफाइसिंग हो गया 4/56। ये इसका सेक्रीफाइसिंग हो गया, इसका एल का। अब ऐसे ही सेक्रीफाइसिंग ऑफ एम निकाल लो। एम का कैसे आएगा, तो इसको 1/8 मिल रहा है, हाँ जी इसको 1/8 मिल रहा है। किस रेशो में मिल रहा है भैया, 4-3 में, तो 4 का हो गया, 3 बचा, तो 3/7, यानी कि 3/56। तो हमारा सेक्रीफाइसिंग। अब ये भी याद रखना, इसको कहते हैं सेक्रीफाइसिंग का प्रपोर्शन। ये है सेक्रीफाइसिंग का प्रपोर्शन। अगर आपसे सेक्रीफाइसिंग का रेशियो मांगा जाएगा, अगर आपसे सेक्रीफाइसिंग का रेशियो मांगा जाएगा, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप बोलते हो 4:3,
3। अब एक बात समझना भैया, ओल्ड रेशियो भी 4:3, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 4:3। देखो ये एक्चुअली में 4/56 और 3/56 है। शॉर्ट में लिखने के लिए इसको 4:3 लिखते हैं, लेकिन कभी भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि पूरा का पूरा थोड़ी सेक्रीफाइस कर देंगे। तो ध्यान रखना इनका प्रोपोर्शन ये है, एक्चुअल सेक्रीफाइस ये है, ये बस इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका है। ठीक है जी, तो ये मत समझ लेना कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो सेम है, सेम नहीं है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो 4/56 3/56 है, इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका ये है। अच्छा जी, तो सेक्रीफाइसिंग आ गया। हाँ जी, अब न्यू रेशियो निकाल लो। तो न्यू रेशियो ऑफ L, न्यू रेशियो ऑफ M, न्यू रेशियो ऑफ N। अब देखो ये सेक्रीफाइस किया है, यानी L ने 4/56 N को दिया, M ने 3/56 N को दिया। तो किसी के पास 10 रुपए हैं, अब मुझे पता चल गया 10 में से 3 रुपए उसने दे दिए, तो कितने बचे? 7, यानी माइनस कर दो, तो बस खत्म। तो इनका ओल्ड रेशियो क्या था? 4/7। तो ये आ गया 4/7 में से कितने दे दिए? 4/56 दे दिया, तो 4/56 अपन ने माइनस कर दिया। ध्यान रखना इसको माइनस नहीं करवाना है, माइनस इस वाले को करवाना है। ठीक है जी, इसका कितना था? 3/7, इसमें से इसने कितना दिया? 3/56, तो माइनस कर दो, आ जाएगा जी। तो अब निकालते हैं, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 56, इसका भी एलसीएम हो जाएगा 56। अब 8 4 32, 32 में से 4 माइनस करेंगे तो 28, 8 3 21, 21 में 3 माइनस करेंगे तो 18। ये लो भैया जी। अब n की बारी, तो n का भैया हिस्सा था 1/8। ठीक है जी, 1/8 हिस्सा था। या तो आप 4/56 3/56 दोनों को जोड़ लो, है ना, जो L ने दिया जो M ने दिया इन दोनों को जोड़ लो, वही तो n को मिला। या फिर आप इसको इक्वल वाला वो भी कर सकते हो, तो वैसे कर लेते हैं। ये भैया 1/8 है। तो अगर आपको मैथ्स याद होगा तो मैथ्स में ऐसा होता था कि भैया जी यहाँ पर ना एलसीएम को अगर आपको डिनोमिनेटर को अगर आपको बराबर करना है, तो जैसे ये डिनोमिनेटर ना हमेशा बराबर होने चाहिए। जब भी आप रेशियो निकालोगे ना, तो डिनोमिनेटर आपके बराबर होने चाहिए। अगर बराबर नहीं हो रहे तो आपको करने पड़ेंगे। तो भैया जी बराबर करने के लिए 8 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 56 हो जाएगा। हाँ जी, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो। अब डिनोमिनेटर में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये चौथी पांचवी की मैथ्स है भाई, है ना। अगर किसी को नहीं आती तो प्लीज आप बुरा मत मानना, चौथी पांचवी क्लास में जाके वापस से अपने भाई बहनों की कॉपी देखो और उससे सॉल्व करवा लो। ठीक है, और ये मैं सबको बोलता हूँ, सिर्फ आपको नहीं, सबको ही। सीबीएसई में भी जब हम पढ़ाते हैं या कहीं भी पढ़ाते हैं तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि भाई बिल्कुल दुखी होने की बात नहीं है। अगर मान लीजिए आपको ये प्लस मल्टीप्लीकेशन नहीं आ रहा है, तो जो चौथी पांचवी छठवीं में जो बच्चे हैं उनकी किताब से एक बार सॉल्व कर लीजिए, कोई बुरी बात नहीं है। हम भी बच्चों से सीखते हैं, आप भी सीखो। ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो अब आप इसको सॉल्व कर लोगे। यार इसकी टोटलिंग में कुछ गड़बड़ आ रही है क्या? 8 या 21 होगा, 8 चौके 32 होगा, 32 में से 4 कटेगा 28 ही आएगा। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। हाँ वही तो, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। 8 या 24 होता है भाई, 21 नहीं होता। और 24 में से काटेंगे तो ये 21 होगा। अब हो गया ना। तो 8 और 1 9, 9 और 7 56, बिल्कुल ठीक है। तो 28:21:7। अगर अब आप देखोगे ना तो ये आंसर सही नहीं माना जाता, क्योंकि ये तीनों ही चीजें एक नंबर से डिवाइड हो सकती हैं। अगर ये तीनों ना डिवाइड हो तब तो यही आंसर होता, लेकिन अगर डिवाइड हो सकती हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 4:3:1। ये आपका नया रेशियो है। ये आपका क्या है? नया रेशियो। ठीक है जी, ये आपका क्या है? नया रेशियो है। और ये आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो था। चलिए जी, तो ये तो थी मेथड 1। अब आती है बारी मेथड 2 की। अब बारी आती है मेथड 2 की, सेकंड मेथड। और सिर्फ यही वाला सवाल 2 मेथड से हो सकता है ना। अब सेकंड मेथड में भैया क्या अंतर है? तो इसमें भैया सैक्रिफाइसिंग अपना पहले आया था, न्यू रेशियो बाद में आया था। इस क्वेश्चन में हमारा न्यू रेशियो पहले आता है, देन सैक्रिफाइसिंग रेशियो आता है। ठीक है जी। तो मैं आपको दोनों मेथड क्यों सिखाता हूं? इसीलिए कि मान लीजिए इसमें तो अपन दोनों निकालना सीख रहे हैं। क्वेश्चन अगर एग्जाम में कभी आया और आपसे बोले सिर्फ न्यू रेशियो निकालो, क्या बोले? सिर्फ न्यू रेशियो निकालो, तो ये वाली मेथड फॉलो करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। पर ये लंबी हो गई ना, क्योंकि इसमें सैक्रिफाइसिंग पहले आ रहा है फिर न्यू रेशियो आ रहा है, तो इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो अगर कभी क्वेश्चन आपसे सिर्फ न्यू रेशियो मांगे तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो, क्योंकि इससे न्यू रेशियो सबसे पहले आता है, तो आपका टाइम बच जाएगा।
अगर क्वेश्चन आपसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो पहले मांगे तो फिर ये है। हालांकि इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमेशा ओल्ड रेशियो के जैसा ही आता है, 4:3, 4:3। क्यों? क्योंकि ओल्ड रेशियो के बेस पे ही सारा काम चल रहा है, तो इस केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमेशा बराबर ही आता है। ठीक है जी, चलिए तो अब इसको करते हैं। इसको करने का क्या तरीका है, इसमें बस एक छोटा सा स्टेप बढ़ जाता है। ये लोग कहते हैं कि भैया जी एक बात बताओ, हम इसको 1/8 दे रहे हैं, ठीक है जी, हाँ जी भैया जी। तो इनका कहना है कि कान ऐसे नहीं ऐसे पकड़ो जरा। मैंने कहा अच्छा, कान ऐसे नहीं ऐसे पकड़ो। आखिर पकड़ तो कान ही रहे हो, तो ऐसे ना करके ऐसे पकड़ लो। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, पकड़ लेते हैं। कैसे पकड़े थे? तो ये कह रहा है कि भैया मान लो अगर किसी के पास 100 रुपए थे, उसमें से आपने 10 रुपए किसी को दे दिए तो बचे 90 रुपए। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल सही बात है, 90 रुपए बचे। तो ये 90 रुपए किसके हैं? पुराने पार्टनर के। भाई 100 रुपए आपके पास थे, नए वाले को आपने 10 रुपए दे दिए, तो बचे हुए रुपए किसके हैं? पुराने पार्टनर के। हाँ जी। अब ये 90 रुपए पुराने पार्टनर को कैसे मिलेंगे? कोई रेशो तो दिया नहीं है, तो हम एज्यूम करेंगे कि जो ओल्ड रेशो है उसी को बेस लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग के लिए ओल्ड रेशो को बेस लिया, वैसे ही हम यहाँ पर रिमेनिंग जो पैसे हैं उसके लिए भी ओल्ड रेशो को बेस लेंगे। बस इसी कॉन्सेप्ट के तहत ये काम करता है। तो ये देखो भैया जी, कुछ नहीं करना अपने को, अपन मान लेंगे लेट दी टोटल रेशो बी 1, लेट दी टोटल रेशो बी 1। मान लीजिए कि कुल अनुपात, कुल लाभ हानि अनुपात 1 है, 1 है। अब इसमें से एन शेयर ऑफ प्रॉफिट, एन का हिस्सा, एन के लाभ का हिस्सा 1/8 है, तो आप 1 में से 1/8 माइनस कर दो, तो रिमेनिंग शेयर। भाई रिमेनिंग शेयर कितना बचा? तो 1 में से 1/8 को माइनस कर दिया, 1 में से 1/8 को माइनस कर दिया, तो ये बचेगा 7/8। तो 7/8 बच गया। अब ये जो 7/8 है ये किसका है? भाई टोटल 1 रुपया था, उसमें से मैंने 1/8 हटा दिया, तो बचा हुआ हिस्सा किसका है? ए और बी का है। तो बस अब इसको ए और बी को बांट दो। ये किसका है? मतलब ए और बी नहीं, इसमें एल और एम है, तो एल और एम का है, बांट देते हैं भैया जी। अब देखो न्यू रेशो, तो न्यू रेशो ऑफ एल, न्यू रेशो ऑफ एम और न्यू रेशो ऑफ एन। अब एल का कैसे निकालें? तो 7/8 इंटू इनका पुराना हिस्सा कितना था? 4/3, तो 4/7 हो गया। तो ये आ गया 28/56। अच्छा, एम का हिस्सा कितना आएगा? तो 7/8 में एम का हिस्सा कितना है? तो वही 100 में से 10 माइनस के तो 90, 90 में उनका हिस्सा बांट रहे हैं बस अपन, तो 3/7, तो 21/56। लो भैया जी। अब एन का हिस्सा कैसे निकालें? तो भैया एन का हिस्सा या तो आपको सेक्रीफाइस तो है नहीं, तो इसमें 1/8 को एलसीएम वाला हिस्सा, वो डिनोमिनेटर बराबर करने वाला, तो 8 को 56 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7/7। भैया दोनों जगह क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि फिर इक्वेशन रॉन्ग नहीं होगी ना। अगर आप सिर्फ नीचे नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो गलत हो जाएगा कि भैया नीचे मल्टीप्लाई करो ऊपर क्यों नहीं कर रहे, उसने क्या बिगाड़ा है ना। तो इसलिए आपको दोनों में से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 7/56। अब आप इनको देखोगे तो 28:21:7, पर ये आंसर सही नहीं है, हमेशा लोवेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। अगर ये डिवाइड हो सकते हैं किसी नंबर से तो आपको तीनों को डिवाइड करना पड़ेगा, अगर सारे हो जाए तभी। तो 4:3:1, तो ये आपका नया रेशो आ गया भैया जी, बात खत्म। अब देखिए नया रेशो आपके पास है, पुराना रेशो आपके पास है, तो ओल्ड में से न्यू को माइनस करो, सेक्रीफाइसिंग निकाल दो, बात खत्म। ठीक है जी। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ एल इक्वल्स टू 4/7 माइनस 28/56। जब आप इसको करोगे तो 8×4 32, 32 में से 28 माइनस हुआ तो 4/56। ऐसे ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ एम निकालोगे तो 3/7 माइनस 21/56, ये कितना हो जाएगा? 3/56। ये आ गया 4:3। लो भैया, तो दोनों तरीके से मैंने आपको निकालना सीखा। ठीक है, प्लीज इसको एक बार जरूर घर से देख कर आइएगा ताकि अपन अगली बार करें। ठीक है, हाँ जी, बस खत्म, अपनी क्लास खत्म। अगली क्लास कैसे शुरू हो सकते हो? तो 7:15 पे होगी ना, आज ज्यादा क्वेश्चन कौन कर रहा है। चलिए जी, प्लीज ध्यान रखिएगा, इसको आपको एक बार घर पे जरूर देखना है, क्योंकि कल हम रेशियोज के सारे टाइप खत्म करेंगे।
तो आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब आना चाहिए, है ना। ये एलसीएम निकालना सब आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो प्लीज चौथी पांचवी छठवीं आठवीं, शायद चौथी पांचवी में ही है ये सब अनुपात, तो आप वहां पर जरूर किसी बच्चे की किताब देखें और उससे सॉल्व कर लें, ठीक है। क्योंकि कल हमारा इन्हीं पर होने वाला है डिस्कशन। सॉरी कल नहीं, मंडे को मिलेंगे अब अपन। तो मंडे, तो आपके पास काफी दिन है। प्लीज सेकेंड चैप्टर को रिवाइज कर लीजिएगा, फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज कर लीजिएगा। बीच बीच में मैं सेकेंड चैप्टर के एमसीक्यूज भी लाऊंगा, है ना। तो प्लीज आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए प्रियांशु जी, दोनों में से कोई भी मेथड बेस्ट नहीं है। अगर आपको सेक्रीफाइसिंग पहले निकालना है तो ये सही है, अगर आपको न्यू पहले निकालना है तो ये सही है, अगर दोनों निकालने तो फिर आपकी चॉइस है, ठीक है। ओके, थैंक यू तनिषा जी, यार सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू निकलेश। ठीक है जी सर, हमेशा टोटल रेशियो 1 मानना है क्या? हाँ जी सोनाली जी, 1 मानेंगे ना तो आपको ये फ्रैक्शन में काम हो रहा है, 1/8 है ना। तो फ्रैक्शन में जब काम होता है तो 1 मान के आपका आंसर आसानी से आता है, 100 मान के करोगे तो आंसर में गड़बड़ आ जाएगी, ठीक है जी। तो 1 मानकर ही करना चाहिए, ओके। और फिर वो मिक्स मैच हो जाता है तो उसलिए सही नहीं रहता। चलिए, तो आज हमने अबाउट एडमिशन ऑफ अ पार्टनर किया और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का पार्ट 1 कर लिया, जिसमें अपन ने काफी सारी चीजें सीख ली। अब बारी आएगी अगले टॉपिक की, जिसमें अपन करेंगे अदर केसेस, ठीक है। तो मिलते हैं मंडे को। उससे पहले मुस्कुराते हुए चलेंगे। हाँ, अंशु जी को देखो बिल्कुल याद है, फिर मिलेंगे। सानिया जी को भी याद है, जी जी बिल्कुल। तो थैंक यू मेरे प्यारे कॉमेंट्स, थैंक यू। एंड एक प्यारा सा मोटो है, हैव अ स्माइल, स्प्रेड स्माइल, बिकॉज़ स्माइल इज द बिगेस्ट गिफ्ट व्हिच यू कैन गिव टू एनीबॉडी। तो मुस्कुराइए और मुस्कुराते हुए घर जाइए। प्लीज पुराने चैप्टर जरूर रिवाइज कीजिए। आपके त्रिमासी, अच्छा एक और, हाँ अरे सॉरी, आप लोग के त्रिमासी के एग्जाम आने वाले हैं, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके एग्जाम में पेपर कैसा आता है।